अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे हैं कि आज जो है वो पीर का दिन है, तो फिर मेरी जानिब से सिटी एट 10 की जानिब से आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और चूँकि ये फ़राइज़ अंजाम देती हैं रमशा, लेकिन वो अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से आज अवेलेबल नहीं है, तो ये ज़िम्मेदारी जो है ये मेरे कंधों पर है। पीर जब भी आता है हमेशा जो है, जब वीकेंड ख़त्म होता है और वर्किंग डेज़ आपके स्टार्ट होते हैं, तो आपकी थकन तो ख़त्म हो ही रही होती है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो है वो एक टोल होता है, क्योंकि ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि लोगों को मंडे ज़रा ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन एक मोटिवेशन होती है। अगले 6 दिन जो है वो हमने गुजारने होते हैं सोच के साथ कि दोबारा वीकेंड आएगा, तो अब अगर शुरुआत करनी ही है अपने दिन की तो किसी अच्छी बात से, किसी अच्छी मोटिवेशन के साथ करें। बात हो रही है मोटिवेशन की, तो चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की जानिब। स्टोरी टेलिंग हम लोग करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि आज की जो हमारे पास स्टोरी है उसमें यह है कि एक बार एक बादशाह को एक ख्वाब आता है और वह एक ख्वाब में देखता है कि उसके सारे दान टूट कर जो है वो बिखर गए हैं। बादशाह जो है वो बहुत परेशान होता है और वो इसी परेशानी के आलम में जो है वो सुबह उठता है, तो वो एक नजूमी को अपने पास बुलाता है और वो उससे ख्वाब की ताबीर मालूम करता है। नजूमी जब ये ख्वाब सुनता है तो काफ़ी परेशान भी होता है और वो बादशाह को कहता है कि रहने दे इस ख्वाब की ताबीर, लेकिन बादशाह सलामत चाहते हैं कि उनको इस ख्वाब की ताबीर जो है वो बताई जाए। तो नजूमी जो है वो डरते डरते बताता है कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आपकी आंखों के सामने जो है वो मर जाएंगे। बादशाह जब ये ख्वाब की ताबीर सुनता है तो काफ़ी गुस्से में आता है और जब वो ये बात सुनता है तो उसके बाद वो उस नजूमी को जो है वो कैद खाने में डाल देता है। उसके बाद वो दोबारा अगले दिन दूसरा नजूमी बुलाता है और उसको जो है बिठा के बोलता है कि मैंने ये ख्वाब देखा था, मुझे इस ख्वाब की जो है वो ताबीर बताएं। नजूमी जो है उसके पास अकल होती है, अकल का इस्तेमाल भी करता है। वो कहता है कि इस ख्वाब की ताबीर तो बहुत अच्छी है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपके ख़ानदान में सबसे ज़्यादा उम्र जो है वो आपकी होगी, सबसे ज़्यादा उम्र आप पाएंगे। बादशाह ये बात सुनता है और बहुत खुश होता है, और जब बादशाह खुश होता है तो उसको जो है वो मालो ज़र से नवाजता है और उसके बाद नजूमी जो है वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगर इस स्टोरी को हम गौर से देखें और इसके लुबे लुबाब की तरफ आएँ तो हमें यही मालूम होता है कि अगर देखा जाए तो दोनों नजूमियों ने एक ही की है, लेकिन बात करने का तरीका या उस बात को समझाने का तरीका जो है वो बहुत अलग था, जिसकी वजह से एक नजूमी ने बात की तो वो कैद खाने में है और दूसरे नजूमी ने बात की तो उसको जो है वो मालो ज़र से नवाजा गया। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि आपने जब भी बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपको बात करने का तरीका जो है वो बात से ज़्यादा अहम होता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़े जब भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं इसी बात को है कि बात हम ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन जो बात करने का तरीका होता है वो इस कदर गलत होता है कि अगले बंदे को जो है वो सही बात भी हमारी जो है वो गलत लग रही होती है। तो इस बात के साथ कि आपने अपनी जो भी बात करनी है, जो भी बात कन्वे करनी है, कोशिश ये करनी है कि उसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नज़र आएँ। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो मज़ीद आप लोग इन्हांस करें, बड़ा ज़रूरी है। स्टोरी के बाद हम चलते हैं अपनी आज की टॉप 10 स्टोरी न्यूज़ की जानिब कि हमारे पास आज कौन सी टॉप 10 खबरें हैं। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान पीपल्स बस सर्विस में सफ़र करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हम लोग देख रहे हैं कि रेड बस स्मार्ट कार्ड जो है, हम देख रहे हैं BRT है, पूरे कराची में हमें मुख्तलिफ रूट्स पर जो है मुख्तलिफ बसें चलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है पीपल्स बस सर्विस स्मार्ट कार्ड के ज़रिए मुसाफिर किराया अदा कर सकेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से पीपल्स बस सर्विस सफ़र करने वालों को बड़ी सहूलत फराहम कर दी गई है। अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो BRT से मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ें तो कराची में दूध की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। कराची में दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद नागौरी शॉप्स पर फ़ी किलो दूध 210 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अब दूध की बढ़ती हुई कीमतें हम देख रहे हैं आए रोज़, हर महीने 15 दिन बाद जो है वो हम देख रहे होते हैं कि दूध की कीमतों में इजाफा हो रहा होता है। इस पर भी बात करेंगे हम अपने आज के शो में। इसके साथ साथ अगली न्यूज़ देखें तो वो ये है कि वफाकी और सूबाई माली साल 2024-25 के बजट की तैयारी। MQM पाकिस्तान ने शेडो बजट पर काम तेज़ कर दिया है। MQM की तश्कील करदा एडवाइजरी बोर्ड ने निचली सतह के दुकानदारों और ताजरों से मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। हमारा बजट आ रहा है, अब देखना ये कि बजट में किन लोगों के लिए जो है वो खुशखबरी है और कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा तबका है जो दोबारा से जो है वो परेशान मज़ीद होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं अद्वियात की। अद्वियात एक ऐसा मसला है जो दोबारा से सर उठा रहा है। कराची में शहर कायद में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात जो है उसकी किल्लत हो गई है। इंसुलिन, ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाएं ना मिलने से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है
ख़ास तौर पर अमराज़े क़ल्ब की कई दवाएं ना मिलने से मरीज़ों की जान को भी ख़तरा है। आए रोज़ हम ये वाला मामला भी देखते हैं कि अद्वियात की किल्लत हो जाती है और लोग जो हैं मरीज़ अस्पतालों में पड़े रहते हैं और वो जगह जगह हर मेडिकल स्टोर जा रहे होते हैं अद्वियात की तलाश में, लेकिन अद्वियात की किल्लत की वजह से जो है वो उनको अद्वियात नहीं मिल पाती हैं, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो उनके करीबी रिश्तेदारों को जो है वो करना पड़ता है और वो ख़ुद भी बड़ा सफ़र कर रहे होते हैं। इस पर भी बात करेंगे। रेड लाइन बीआरटी की बात करें तो 3 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत जो है वो शर्जील मेमन साहब की जानिब से जो है वो जारी कर दी गई हैं। रेड लाइन बीआरटी बायोगैस पर चलने वाली पाकिस्तान की पहली बस सर्विस होगी। हम देख रहे हैं कि शर्जील मेमन की जानिब से जो है वो इस बात को बहुत सीरियसली भी लिया गया है और वो जो है वो काफ़ी तेज़ी से इस पर काम भी कर रहे हैं। मज़ीद क्या क्या होगा बीआरटी में, किस तरीके से जो है ये मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचेगा, इन सब पर भी बात करेंगे। अगर मैं अगली ख़बर की जानिब बढ़ूँ, हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो थर्ड कोल मंसूबे की अगर बात करें तो सूबाई तवानाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध कोल अथॉरिटी का आला सतही इजलास हुआ। इजलास में थर्ड कोल ब्लॉक 2 के कोयला के सैंपल की जनूबी अफ्रीका से हासिल शुदा रिपोर्ट का तफसीली जायज़ा लिया गया है। जनूबी अफ्रीका के माहिरीन के मुताबिक कोयला गैसिफिकेशन के लिए इंतहाई मौजू करार दिया गया है। कोयले से खाद, गैस और डीजल हासिल किया जा सकता है और साथ ही साथ थर का कोयला गैसिफिकेशन के ज़रिए पावर जनरेशन के लिए मौजू तरीन और बेहतरीन करार दिया गया है। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का ऐसा कहना है। अब देखना ये कि ये वाला जो हमारा मंसूबा है किस हद तक जो है वो पाकिस्तान को और कराची वालों को फ़ायदा देगा। सबसे बड़ा मसला हम लोग देख रहे हैं आए दिन बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है कराची का, और जितनी भी बात इस पर की जाती है हमेशा कम है। डाकुओं के खिलाफ हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंध पुलिस की नई गाड़ियों के लिए करोड़ों के फंड्स जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स को मजबूत और मुतहर्रिक करने के लिए ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी के लिए 177 मिलियन रुपए की मंजूरी दी है। सिंध पुलिस की 405 गाड़ियाँ जो कि मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं, इन्हीं गाड़ियों की खरीदारी के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाएं और काबीना ने गौर करने के बाद महकमा दाखिला को ऑपरेशनल मकासद के लिए गाड़ियों की खरीदारी के लिए 177 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी है। अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि स्ट्रीट क्राइम को लेकर काफ़ी बात भी हुई और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इक़दाम भी उठाए गए कि जिससे हमें ऐसा लगता है, ये एक उम्मीद पैदा होती है कि कराची में हो सकता है कि स्ट्रीट क्राइम का जो है वो ख़ात्मा हो जाए, क्योंकि जब तमाम ही बड़े सर जोड़कर बैठते हैं एक मसले के लिए और उस मसले के ऑप्शंस की हल की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो मसला जो है वो कहीं ना कहीं हल हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी की। जामे कराची की नाकारा बसें तलबा के लिए अजाब बन गई। शहर कायद की सबसे बड़ी दर्जगाह जामे कराची में तलबा और तालिबात के लिए मुख्तस नाकारा बसें, जिनको पॉइंट्स कहा जाता है, अदम तवज्जुही के बायस सड़कों पर चलने से कासिर हैं। जामे कराची के पॉइंट्स की तादाद कम होने की वजह से तलबा और तालिबात को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है और तलबा और तालिबात का कहना है कि इसमें बैठने की जगह तो दरकिनार खड़े होने तक की जगह नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी हम सब लोग जानते हैं, कराची की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें चलने वाले पॉइंट्स की क्या हालत है ये भी बहुत से लोग जानते हैं, चाहे वो लोग हों जो कि यहाँ से जा चुके हैं, पढ़ के पास आउट हो चुके हैं, वो लोग हों जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं और वो लोग हों जिनके रिश्तेदार वहाँ पर पढ़ रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स का क्या हाल है ये हम सब लोग जानते हैं। आज की अगर गेस्ट लिस्ट की बात करूँ मैं तो हमारे साथ जो है वो अब पैनल की बात करूँ तो हमारे साथ स्टूडियो में जो है वो मौजूद होंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब जो कि हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं, और इसके साथ साथ आज़ाद मौजूद होंगे। तो जितनी भी हमारी टॉप स्टोरीज़ हैं इन पर जो है वो हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले फ़हीम भाई से शुरू करते हैं। फ़हीम भाई, मंडे है, कुछ कहना चाहेंगे आप मंडे के हवाले से? कोई मोटिवेशनल बात, हफ्ते का आगाज़ है, हम लोग देख रहे हैं। देखिए, पहले तो ये कि मंडे का आगाज़ है तो कॉफ़ी से होना चाहिए था मॉर्निंग का, तो सबसे पहले तो आप वो पिलवा दें और उसके बाद देखिए आप कहानी सुनाई, बहुत अच्छी कहानी थी और डेफिनेटली होना यही चाहिए कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल हैं वो अगर अच्छी हैं तो हम अपनी बात जो है वो पहुंचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैसे वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी कहानी वो मुझे भी याद आ रही थी कि एक बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि मुझे कोई ऐसी बात मेरी अंगूठी पे लिखवा के दो कि मैं उसे गम में देखूं तो मुझे इत्मीनान हो जाए और मैं खुशी में देखूं तो मुझे इत्मीनान हो जाए। तो वज़ीर ने उसकी अंगूठी पे लिखवा दिया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वाकई वक्त गुजर जाता है और असल बात वही कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। पीर का दिन है, अच्छा सा आगाज़ कीजिए और उसके बाद अगली पीर का इंतज़ार भी कीजिए।
अगले यानी वीकेंड का इंतज़ार भी कीजिए। जो हम आज डिलीवर करेंगे वो हमारे लिए आगे जाके काम आएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे मूड के साथ ऑफिसेज जो लोग पहुंच चुके हैं और हमें देख रहे हैं, या जो ख़वातीन घरों पे मौजूद हैं वो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, उनसे यही कहूँगा कि दिन का आगाज़, हफ्ते का आगाज़ पॉजिटिवली करें। अच्छा, पॉजिटिव हो रहा है, मंडे भी है, तो एक पॉजिटिव खबर जो मैं बात करी थी शर्जील इनाम मेमन की जानिब से, हम देख रहे हैं रेड बस स्मार्ट कार्ड जो है उसका आगाज़ किया गया है। और अब जो है, जैसे हम लोग देखते थे कि पहले लोग बड़े परेशान भी होते थे फ़हीम भाई कि जो आपके कंडक्टर हैं, बस कंडक्टर्स हो गए, बदतमीज़ी कर रहे होते थे या अपनी मनमाना किराया ले रहे होते थे। लेकिन बस इस तरह के मतलब स्मार्ट कार्ड की अगर बात की जाए, रेड बस स्मार्ट कार्ड आता है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हम जो है वो उस डगर पर चल पड़े हैं कि तरक्की की राहें जो है वो हमवार हो रही हैं हमारे लिए? देखिए, जिस माहौल की आप बात कर रही हैं, ये एक वक्त में पूरी ट्रांसपोर्ट माफिया हुआ करती थी। और जो गवर्नमेंट चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम थी जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, अब चूँकि उसमें इजाफा हो रहा है तो लोगों में भी एक एतमाद आ रहा है। और जिस तरह के इक़दाम इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट के शोबे में उठा रही है, वो बहुत अच्छे इक़दाम हैं। स्मार्ट कार्ड जो है वो एक ऐसी चीज़ होगी कि जिसके ज़रिए जो दुनिया भर में होती है, दुनिया भर में इसको जो है वो फोकस किया जाता है। और सबसे अच्छी बात जो इसी से लिंक है वो ये है कि काबीना ने इस बात की भी मंजूरी दी है कि जो इन बसेस का किराया है वो 50 रुपये ही रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत अच्छी बात है। पिंक बसेस लाई गई हैं। पिंक बसेस एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि ख़वातीन जो हैं वो पिंक बसेस में सफ़र करेंगी। वहाँ पे जो अमला है वो भी, अभी तक तो खैर कंडक्टर्स तक, ड्राइवर्स भी जल्द जो हैं वो ख़वातीन होंगी, वो भी जो कंडक्टर्स हैं वो ख़वातीन हैं। तो ये अच्छा वो है, हम अच्छी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और इससे हमारा एक मस्बत इमेज दुनिया भर में जा रहा है, क्योंकि कराची इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरनेशनल सिटी है। यहाँ होने वाली मामूली से मामूली बात भी जो है वो इंटरनेशनली जो है वो देखी जाती है, उसको जो है वो वेट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी तरफ जा रही है सिंध गवर्नमेंट, और ये जो सर्विसेज हैं ये सूबे के दूसरे शहरों में भी इन्होंने शुरू की हैं, इसे मज़ीद बढ़ाना चाहिए। जैसे फ़हीम भाई बात करें कि मज़ीद बढ़ाना चाहिए, तो अगर बात की जाए इसकी कि ब्रीफिंग में उनका एक कहना ये भी था कि इफ्तिताई तौर पर जो है वो बसेस को 2 रूट्स पर चला दिया गया है। एक रूट 1 है और दूसरा रूट जो है वो 9 होगा। पहला रूट जो है वो मॉडल कॉलोनी मलीर तक और रूट नंबर 9 जो है वो गुलशन हदीद टावर तक चलाया जाएगा। और दीगर रूट्स का जो है वो तयन 90 दिन के अंदर अंदर कर लिया जाएगा कि मज़ीद किन किन रूट्स पर जो है ये बसेस चलेंगी। आज़ाद नूरियो साहब भी मौजूद हैं। आज़ाद नूरियो साहब, क्या कहते हैं आप? अगर देखा जाए रेड बस स्मार्ट कार्ड लॉन्च किए जा रहे हैं, नए रूट्स को मुतारिफ़ कराया जा रहा है, आवाम के लिए सहूलत दी जा रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, इस मनसूबे पर काफ़ी अर्सा से यानी कायम अली शाह सरकार के दौर से काम शुरू हो चुका था, उस पर अमल दरामद बाकी था, लेकिन शर्जील इनाम मेमन आते ही उस पर अमल दरामद को शुरू किया। लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें अहम ये हैं कि सिंध हुकूमत ने ये मनसूबा शुरू किया, लेकिन इस मनसूबे में ख़ास तौर पर जो रोड सेक्टर है उस पर जो काम था वो इस वक्त जो है तअत्तुल का शिकार है। ख़ास तौर पर मलिर ट्रेंड से लेकर सुरजानी टाउन से यहाँ, जिसके बायस जो है ख़ास तौर पर जो हमारी जो गुंजान आबादियाँ हैं, आप कहें एक शारा फैसल हो जिस पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि मलिर कैंट की तरफ जो सड़क बनने जा रही है उस पर जो है काम इल्तवा का शिकार है। और ख़ास तौर पर ये सुरजानी टाउन सफरा इस तरफ जो काम है वो भी इल्तवा का शिकार है, क्योंकि इस पर सिंध हुकूमत ने बजट तो मुख्तस कर दिया है, लेकिन जो अमल दरामद है वो बाकी है, जिसके बायस शहरियों को जो सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस पर जो है सिंध हुकूमत को तरजीह देने की ख़ास ज़रूरत है। इसके अलावा ये जो बसेस जो शुरू तो कर दी गई, लेकिन इस पर जो इस वक्त सिंध हुकूमत ने फैसला ये किया है काबीना ने कि इसका जो किराया है वो पुराना 50 रुपये जो वही बरकरार रहेगा, लेकिन इस पर जो गाड़ियों पर जो मेंटेनेंस का जो अखराज जाते हैं वो सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ये गाड़ियाँ जो इस वक्त एक निजी कंपनी के हवाले की गई है, वो निजी कंपनी जो है इस गाड़ियों को शहर में चला रही है, लेकिन जो बाकी जो अखराज आते हैं ख़ासतौर पर मेंटेनेंस के, वो सिंध हुकूमत जो तमाम तर माली बोझ बर्दाश्त करेगी और उनके जो है मरम्मती काम करवाएगी। ये है। बाकी जो मनसूबा है इस पर ख़ास तौर पर महकमा ट्रांसपोर्ट है, उनके हुक्म से मेरी जब बात होती है वो कहते हैं मनसूबा जो बरकरार रहेगा जब तक नए माली साल का बजट होगा। जिस तरह भी 2024 और 2025 का बजट सिंध हुकूमत मुख्तस करने जा रही है, उसमें भी इन बसेस का मनसूबा वो भी शामिल है, उस पर भी काम चल रहा है। उस वाले से ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट शोबे के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे मदद हासिल की जा रही है। हम इस मनसूबे में आगे बढ़ाएं, जो किस तरह बढ़ाएं, उस पर किस तरह इसको जो आगे सिलसिला बढ़ाया जा सकता है। ये मनसूबा सिर्फ सिंध हुकूमत की तरजीह जो है ख़ासतौर पर बड़े शहर जो है कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास वहाँ तक के, उसके अलावा
बाकी जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं उनसे मिलकर सिंध हुकूमत चाहती है पूरे पाकिस्तान तक इस ट्रांसपोर्ट की सफरी सहूलियात को बआसानी बनाया जाए, किस तरह बनाया जाए, तो उस पर भी काम जारी हो सकता है। कुछ दिनों में सिंध हुकूमत किसी एक निजी कंपनी के साथ मुआहदा करे ताकि ये मनसूबा आगे बढ़ सके, क्योंकि इस वक्त हैदराबाद सखर मोटरवे का जो मनसूबा है वो भी जारी है और सिंध हुकूमत ने खासतौर पर कराची और हैदराबाद का जो मोटरवे इसको जो है बेहतर बनाने के हवाले से भी NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर हुकाम से रब्ता करने की कोशिश की है ताकि इस मनसूबे जो खास तौर पर जैसे सड़क की तमीर हुई थी मोटरवे, उसके बाद में ये ज़ब्बून हाली का शिकार हुआ दिखाई दे रही है। इसके बाद सिंध हुकूमत की फैसला इरादा ये है कि उसको भी बेहतर करें ताकि ये उसके अलावा इंडस हाईवे है, नेशनल हाईवे, इन सड़कों पर भी सिंध हुकूमत का इरादा ये है बसेस चलाई जाए ताकि पूरे मुल्क में इस मनसूबा वसी किया जाए। पूरे मुल्क में जो है वो हमें हर तरफ रूट्स नज़र आएँ और अच्छी चलती हुई बसें नज़र आएँ, क्योंकि वही जैसे फ़हीम भाई भी बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेगेटिवली तो हम इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव भी बहुत कुछ है जो कि पाकिस्तान में हो रहा है, कराची में हो रहा है, बहुत ज़रूरी भी है। अगली खबर पर भी जाएंगे क्योंकि हम लोग बात करेंगे कराची में जो है वो दूध की कीमतों में इजाफा हो गया, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। हम लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, स्टूडियो में मेरे साथ फ़हीम भाई और आज़ाद नूडियो साहब मौजूद हैं। बात कर रहे हैं कराची में जारी मंसूबों के हवाले से, साथ ही साथ कराची में होने वाली मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं जो हम लोग देख रहे होते हैं। फ़हीम भाई की तरफ चलेंगे। फ़हीम भाई, हम लोग देख रहे हैं ये जो दूध की बढ़ती हुई कीमतें हैं, हमने देखा कि दोबारा से जो है वो 10 रुपये इजाफा कर दिया गया है, 210 रुपये कीमत हो गई है। ये दूध की कीमतों का तयन एक ही बार क्यों नहीं किया जाता है? और उसके बाद हम देखते हैं कभी कहा यह जाता है कि कराची में जो है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे खालिस दूध मिलता है, उसके बाद फिर 10 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम करके 20 रुपये बढ़ा के, ये वाला सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अच्छा, सबसे पहले तो मेरे लिए ये खबर है कि कराची में जो है सबसे ज़्यादा खालिस दूध मिलता है। काश ऐसा ही हो और उसमें जो है हम खालिस दूध पी के जो है हम जानदार भी हो जाएं। तो देखिए, मसला असल में ये है कि जो इस वक्त डेयरी फार्मर्स हैं उनका ये कहना है कि जी दूध की जो पैदावारी लागत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और उसके लिए वो मुख्तलिफ बातें करते हैं कि जो चारा है वो बहुत महंगा हो गया है, जानवर जो हैं वो क्या कहते हैं उनको पालना इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है, फिर उनका ये भी है कि जानवर जो हैं वो दूध भी कम दे रहे हैं। तो ये इस तरह की कई बातें हैं जिनकी बुनियाद पर वो ये चाहते हैं कि पैदावारी लागत के हिसाब से इजाफा किया जाए। जो उनका मुतालबा है वो तो 50 रुपये वो कहते हैं कि जी इजाफा कर दें, और उन्होंने कमिश्नर कराची को जो है वो अल्टीमेटम भी एक तरह से दे दिया है कि जी अगर तो नहीं करते तो 10 मई तक हम खुद कर देंगे। अब ये जो मामला है ना, ये है बेसिकली रियासत के रिट को चैलेंज करने के मुतरादिफ। जनाब आप खुद क्यों करेंगे? और होता ही है बेसिकली यहाँ पे हर शोबे में माफियाज हैं और वो माफियाज जो हैं वो अपने हिसाब से इक़दाम करती हैं और बाज़ जगह पर यह भी होता है कि इन माफियाज को हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल होती है। अगर कमिश्नर कराची साहब के होते हुए, जो फ़िलहाल तो मुझे नज़र आ रहा है कि हसन नकवी साहब जो हैं काफ़ी प्रोएक्टिव हैं और काफ़ी इनके इक़दाम जो हैं, मैं जो ख़बरें उनकी तरफ से जब तक आ रही हैं वो ये हैं कि बहुत से इश्यूज़ के ऊपर वो वक्ती तौर पर ही यानी फौरी तौर पर ही जो है वो डिसीजंस भी ले रहे हैं और बहुत से मामलात को जो है वो टेकअप भी कर रहे हैं। ये एक ऐसा मामला है कि अगर उन्होंने इसे टेकअप सही से नहीं किया और डेयरी फार्मर्स ने 10 मई तक 50 रुपये बढ़ा दिए, तो फिर जो है जो बात मैंने शुरू में कही कि हमारे यहाँ माफियाज को हुकूमती सरपरस्ती हासिल होती है, इसका एक और सबूत हमें मिलेगा। क्योंकि 50 रुपये बढ़ाना किसी भी तरह से जो है वो समझ में नहीं आती कि 50 रुपये आप क्यों बढ़ा देंगे। आम आदमी वैसे ही इस वक्त महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है, यहाँ पर और दीगर इश्यूज़ हैं, यूटिलिटीज़ के इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल हो चुके हैं, बिजली के बिल पे करना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है। ऐसे में अगर वो दूध जैसी नेमत जो अब तो खैर नेमत में इसलिए भी कहता हूँ, एक तो ये होता है कि अल्लाह की नेमत है ही, इसलिए भी कि आज के महंगाई के दौर में इसको हासिल कर लेना ही एक बहुत बड़ी बात होगी कि अल्लाह की नेमत हम तक पहुँच गई। तो ये आप अपने बच्चों से दूर करने पे मजबूर हो जाएंगे। 50 रुपये भी अगर बढ़ते हैं, एक किलो के ऊपर अगर 50 रुपये बढ़ते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इशू खड़ा होने जा रहा है और आवाम के लिए भी, इंतज़ामिया के लिए भी, कि वो इसको तरीके से टैकल करें, उनकी पैदावारी लागत का हिसाब लगाएं, दुनिया भर में जिस तरह से तो किया जाता है उस तरह से करें। अदरवाइज़ तो मुझे एक वो वाक़या याद आ जाता है कि फ़्रांस में इसी नौयत की एक कोशिश की गई थी दूध फरोशों की जानिब से, तो वहाँ का रेडियो जो है
उसके ज़रिए लोगों ने एक कैंपेन शुरू की कि जी हम जो है वो दूध नहीं ख़रीदेंगे, और शहरियों ने दूध ख़रीदना जो है वो तर्क कर दिया। 3 दिन तक दूध फरोशों को वो सारा दूध जो है वो दरिया में, समंदर में बहाना पड़ा, और फिर जब वो वापस आए तो अपनी जो एक्चुअल कीमत थी जो उन्होंने बढ़ाई थी उससे भी नीचे से वो आए, तो शहरियों ने ख़रीदना शुरू किया था। तो थोड़ा सा इत्तेहाद का मुजाहरा यहाँ पे भी अगर हम कर लें तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई माफियाज हैं तो उनका खात्मा किया जा सकता है। जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि अभी पिछले ही दिनों कुछ महीना पहले चले जाएं तो भी ये था कि हम जो है वो दूध देना मतलब बंद कर देंगे, हमारे खिलाफ जो है वो साजिश की जा रही है और ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है। दूसरी तरफ जैसे आपने बात की कि अगर कोई बंदा ये बात कह रहा है कि 10 रुपये आज बढ़ा दिए हैं, कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद जो है 50 रुपये हम फ़ी किलो पर बढ़ा देंगे, तो ये जैसे आपने बात की माफियाज तो हैं हमारे यहाँ, इन माफियाज की रोकथाम कैसे की जा सकती है? इन माफियाज का मुकम्मल तौर पर हुकूमती सतह पर कैसे खात्मा किया जा सकता है? क्योंकि आवाम तो बाइकआउट कर लेगी, लेकिन हुकूमती सतह पर भी तो आपको लगता नहीं है कुछ ना कुछ होना चाहिए? देखिए, हुकूमती सतह पर ज़ाहिर है हुकूमत ने इंतज़ामिया के ज़रिए कराना होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आवाम अपने तौर पर इक़दाम उठाएँ, जैसे मैंने आपको फ्रांस की भी मिसाल दी, तो अगर आवाम जो है ये फ़ैसला कर लें कि उन्होंने इन माफियाज को नीचा दिखाना है, मैं समझता हूँ सिर्फ 3 दिन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन अगर हमारे लोग, कराची के लोग दूध ख़रीदना बंद कर दें, कहाँ जाएगा वो दूध? दूध तो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसे सेव भी नहीं कर सकते। ऐसे ही है। तो आप वो खुद जो है वो घुटने टेक देंगे और वो खुद आएंगे कि जी अच्छा हम 50 रुपये इजाफे के साथ नहीं, हम 50 रुपये कमी के साथ बेचना शुरू कर रहे हैं, पराए क्रम खरीदना शुरू करें। इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो कहते हैं ना कौमें ऐसे ही बनती हैं कि आप सब लोग जो है वो आवाम एक साथ जब खड़ी होगी तभी जो है वो आवाम के लिए आसानियाँ भी होंगी। बात हम कह रहे थे, आज़ाद नोडियो साहब भी मौजूद हैं। आज़ाद नोडियो साहब ने पहले बात की थी बजटिंग की कि 2024-25 के बजट की जो है वो तैयारियाँ हो रही हैं और उसमें भी जो है वो आरबीटी के लिए भी जो है वो बजट मुख्तस किया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे खबर भी शामिल की थी कि वफाकी और सूबाई माली साल 2024-25 के बजट की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। एडवाइजरी बोर्ड कराची, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सनतकार और कारोबारी तंजीमों से भी जो मुलाकातें हैं वो MQM ने शुरू कर दी हैं। वफाकी सिंध हुकूमत को इक़्तिसादी तरक्की, मौसलात और तजावीज़ पेश की जाएंगी। शैडो बजट में दरामदी बिल कम करने, IT सेक्टर की मराद भी शामिल होंगी और इसके साथ साथ MQM की जानिब से रवां माह के अख्ताम पर शैडो बजट पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पाकिस्तान हाउस में फ़ारूक सत्तार की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था। इजलास में शैडो बजट की तैयारी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर जो है वो मुशावरत भी की गई है। आज़ाद नोडियो साहब बताइएगा डिटेल्स। बिल्कुल, मैं बजट पर आता हूँ कि बजट अभी पेश होना है। उससे पहले अब ख़ास तौर पर आपने रूल का जिक्र किया, उसमें ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ मेरी बीट रही है ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ये फैसला करना कमिश्नर का इख्तियार नहीं है। इसके लिए सिंध हुकूमत का एक महकमा है, प्राइसेस सप्लाई ऑफ ब्यूरो, जिसको कहते हैं महकमा कीमत व रस्त, जिसका सेक्रेटरी भी है, DGs भी हैं, इनके अफसरान भी हैं। लेकिन ये महकमा फैसला नहीं करता है। फैसले में जो बेजा मुदाखलत है वो दीगर जो अफसरान है, इस तरह कमिश्नर हो गया, क्यों ख़ास तौर पर इस मामले में जो कमिश्नर ऑफिस है वो मिसयूज़ हो रहा है। जब भी नया कमिश्नर तैनात होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है दूध की कीमतों का तय करना, और डेयरी फार्म्स वाले उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर बड़े एहतजाज होते हैं, फिर बड़ी माफियाज का अमल दखल होता है। ख़ासतौर पर जो रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों का मामला है, इनकी फहरिस्त जो बनती है, उन फहरिस्त में बनाने के हवाले से जो इख्तियार आता है वो भी महकमा कीमत व रस्त के पास है। लेकिन ये इख्तियार कौन इस्तेमाल करता है? वो माफिया जिसको ठेका दिया गया, वो भी वही माफिया जो ख़ासतौर पर दूध के मामला में मुदाखलत करती है, जिस तरह मामला हो रहे हैं। इस मामले में महकमा जब तक कीमत व रस्त बाख्तियार नहीं बनेगा तब तक ये मामला चलते रहेंगे। कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, DCs की बेजा मुदाखलत जारी रहेगी। ये महकमा बना हुआ है नई तरमीम की तरफ से। जब शोएब बुखारी साहब मुशर्रफ के दौर में इसके मिनिस्टर भी रहे थे, महकमा अलग था, उसके बाद भी ये महकमा काम करता आ रहा है। लेकिन इस महकमे में और कमिश्नर के माबिन एक इख्तियारात की सर्द जंग है। उस जंग को ख़त्म करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। सिंध हुकूमत इस महकमे को बाख्तियार बना ताकि महकमा अपना काम करे, कमिश्नर अपना काम करे, लेकिन उसको काम करने को देने को तैयार है नहीं। बाकी रही बात इस बजट के हवाले से, माजी में होता रहा है कि तमाम सियासी जमातें जो है शेडो बजट तैयार करती थी। शेडो बजट तैयार करने के बाद में एक बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ करता था, जो सिंध असम्बली हुआ करता था। उसके बाद में सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमतें मिलकर मुशावरत से बजट जो है पेश करने जाती थी। लेकिन कई सालों से ऐसे हो रहा है, सियासी जमातें कुछ काम करती, जिसमें MQM पाकिस्तान होगी, कुछ माजी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस पर काम किया था। लेकिन उसके बाद में ख़ास तौर पर जो हुक्मरान जमातें हैं उनको शेडो बजट तैयार करना चाहिए और सियासी जमातों से मुशावरत करना चाहिए। इस हवाले से
बाज़ाब्ता तौर पर बड़े बड़े सेमिनार होते थे, कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें तय किया जाता था इस मामला से कैसे निपटा जाए, किस तरह हल किया जाए ताकि आवाम को परेशानी नहीं हो और हमारा जो निज़ाम है मुल्क का या सूबे का वो चल सके। इस हवाले से इस वक्त MQ ने एक पहल की है, लेकिन ख़ासतौर पर जो बड़ी सरकार हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनको भी इस पर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर ज़रूर है लेकिन उसके बावजूद जो बजट का मामला इतना अहम है, क्योंकि सूबे को चलाना है या वफाक को चलाना है, उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको पहल करनी होगी। MQ की राय तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जब तक ये जमात अपना जो वाज़ह तौर पर मौक़िफ़ सामने नहीं अपनाएंगे ताकि अवाम जो परेशानी का सामना वो ये है कि आगे वाला बजट किस तरह होगा, तनख्वाहें किस तरह बढ़ेगी, आवाम को रिलीफ कहाँ से मिलेगा, किस तरह मिलेगा, किस चीज़ में सब्सिडी होगी, वो मामला किस तरह हल होंगी, उस तरफ तवज्जो सरकार को देना चाहिए। बाकी सियासी जमातें इस तरफ पहल तो कर रही है, लेकिन अमली जमा पहनना वफाकी और सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, उस पर अमल दरामद करें ताकि ये मामला जो है खुश असलूबी के साथ हल हो सके। अच्छा फ़हीम भाई, जैसे हम बजट की बात कर ही रहे हैं, तो आपको लगता नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि आवाम जो है वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर है कि कहीं से भी उनको सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बजट बनता भी है, बजट आता भी है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर पर आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। लोगों के जहनों में यही है कि महंगाई का एक बम है जो कि गिरना है और वो जैसी बजट आएगा वो दोबारा से गिर जाएगा। देखिए, हर आम आदमी के लिए इस वक्त अपने घर का बजट बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और बाज़ जगह पे ये होता है कि मर्द जो है वो ख़वातीन के हाथ में दे देते हैं कि भाई ये लें आप इसमें जो है वो अपने घर चला के दिखाएं, तो उसका जो बजट ख़वातीन बनाती हैं। तो असल बात अगर मैं अपने तौर पर भी रख के देखूँ तो मैं इतना ज़्यादा बाज़ार नहीं जाता, लेकिन जो वाइफ जाती हैं, और जब वो जाती हैं वो उस दिन की शाम जो है वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मुझे सुनने को मिलता है कि ये चीज़ इतनी महंगी हो गई, ये चीज़ इतनी महंगी हो गई। दाल का भाव पता चलता सही मायनों में आटे दाल का भाव जो है वो घर बैठे बैठे पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ नज़र नहीं रखते, लेकिन ज़ाहिर है नज़र रखते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो हम उस तरह से फील नहीं करते ऑफिस में बैठ के अपने काम के दौरान। तो आम आदमी के लिए इस वक्त अपने घर का बजट बनाना, घर चलाना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला जा रहा है। और इस वक्त बात यह है कि आप IMF से जो है वो IMF ने एक और मंजूरी दे दी है आपको, एक और किस्त की, और वो ये कहते हैं कि अब कर्ज का जो हजम है ना वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट इस वक्त ये है कि आप इस्लाहात कितनी जल्दी लेकर आते हैं। हमें इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। इस्लाहात के नाम पे हम क्या कर रहे हैं जी, ताजिर जो हैं वो रजिस्टर्ड कर लें, हम किसान रजिस्टर्ड कर लें, हम जो है वो मज़ीद टैक्सेस रियल एस्टेट सेक्टर पर लगा दें। हम इस वक्त जो है इस टाइप की चीज़ें तलाश कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी कोशिशें हैं कि सेक्टर्स हम तलाश करके उन पर मज़ीद टैक्स पे टैक्स लगा दें। ठीक है, मुल्क इसी तरह चलते हैं, आवाम को टैक्स देना पड़ता है, मुल्क इसी तरह चलते हैं, लेकिन आवाम को आपको कहीं रिलीफ भी देना पड़ता है। आज रिलीफ नाम की कोई चीज़ जो है वो हमें नहीं नज़र आ रही है। इस सूरत हाल में बात फिर मैं वहीं ले आता हूँ, आमतौर पर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि जी लोग जो हैं वो फिर करें क्या। तो फिर आपको स्ट्रीट क्राइम बढ़ता हुआ नज़र आता है, आपको सोशो क्राइम जो है वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं, आपको लोगों का मुल्क से जाना नज़र आता है। नौजवान नस्ल जो है इस वक्त ये सोचती है कि उनके लिए इस मुल्क में कुछ नहीं है, जो बिल्कुल गलत सोच है। ये मुल्क हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, यहाँ इंतहाई हद तक जो है वो प्रायोरिटी, वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, सिर्फ प्रायोरिटी सेट करने की बात है। मैं आम तौर पे लोगों को ये बात कहते हुए सुनता हूँ कि जी यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में और क्या कहते हैं एजुकेशन सेक्टर में कुछ नहीं है, यूटिलिटीज़ के वो देख लीजिए, आप बिल्स देख लीजिए कहाँ तरह मिलती हैं हमें। हम गैस और बिजली के तो आए दिन रो रहे होते हैं, शहर में जगह जगह मुजाहरे हो रहे होते हैं। अब गर्मी आ रही है, फिर जो है अभी आप देखिएगा बिजली के लिए मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों के होते हुए लोग जो हैं चाहते हैं कि मुल्क से बाहर निकल जाएँ और बाहर जाकर कमाएँ, और इस सूरत में ब्रेन ड्रेन हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो मैं फिर बजट के ऊपर आता हूँ कि बजट आने वाला बजट ऐसा होना चाहिए कि जिससे आवाम को रिलीफ मिले, ना कि हमारे यहाँ इस सोच को मज़ीद जो है तक़वियत मिले कि इस मुल्क से चले जाना चाहिए। जैसे फ़हीम भाई भी बात कर रहे हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है कि लोगों को ऐसा लगना स्टार्ट हो गया है कि इस मुल्क में जो है वो कुछ नहीं रखा। लोग जो हैं बहुत बड़ी तादाद, अगर लास्ट ईयर की बात की जाए, हमने देखा बहुत बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल हमें पाकिस्तान से बाहर जाती भी नज़र आई। और हेल्थ सेक्टर की जैसे बात की, अद्वियात की किल्लत की भी बात करेंगे, मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी एट 10।
वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं हम लोग कराची में मुख्तलिफ मसाइल के बारे में और कराची में होने वाली जो चंद सहूलियात जो कराची वालों को फराम की जा रही हैं उसी पर। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त सर उठा रहा है वो है अद्वियात की किल्लत। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो है वो शहर कायद में अद्वियात की किल्लत, और वो अद्वियात जो कि जान बचाने वाली अद्वियात हैं, जिनमें आप कह लें इंसुलिन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर की अद्वियात हैं, अमराज कल्ब की अद्वियात हैं, जो कि कराची में जो है वो इतनी जो है वो पायदार हो गई हैं कि आपको कहीं से भी नहीं मिल रही। जितने भी लोग हैं जिनके जो कह लें करीबी रिश्तेदार हो गए, दोस्त अहबाब हो गए, जो कि अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जिनको अद्वियात की सख्त ज़रूरत है, उनको जो है वो अद्वियात नहीं मिल रही हैं। दस्तयाब अद्वियात की जो है वो मार्केट में, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये दिस इज़ वेरी कॉमन कि अगर एक चीज़ है जिसकी किल्लत हो रही है, अगर वो कहीं दस्तयाब है तो मनमानी कीमतें वहाँ से वसूल की जाती हैं। अद्वियात वाले सेक्टर में भी हमारा यही हाल है। अब हमने देखा ये है कि कमिश्नर कराची ने जो है वो इस बात पर नोटिस लिया है, और कमिश्नर कराची का नोटिस लेते हुए दवाओं की मार्केट में दस्तयाबी यकीनी बनाने का भी उन्होंने जो है वो हुक्म दिया है कि दवाओं को जो है उनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए, ताकि जो भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको जो है वो अद्वियात वक्त पर मिल सके। क्योंकि अगर अद्वियात वक्त पर ना मिले तो फिर अद्वियात का जो है वो फ़ायदा कोई नहीं होता है। फ़हीम भाई, ये हमने देखा कुछ अर्सा पहले भी अद्वियात की किल्लत हुई, यही अद्वियात थी, उसके बाद अब दोबारा इन्हीं अद्वियात की किल्लत का हो जाना, क्या समझते हैं क्यों ये मसला हल नहीं हो रहा? जैसे ये वाली स्टोरी से ना मैं हमेशा थोड़ा सा ना इख्तलाफ करता हूँ, और इख्तलाफ की वजह ये होती है बेसिकली मेरी कि 600 कंपनीज़ हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, और वो मुख्तलिफ़ नौइयत की दवाएं बना रही होती हैं। हमारे यहाँ जान बचाने वाली अद्वियात की कमी नहीं होती, हमारे यहाँ ब्रांड्स की कमी हो जाती है। एक फार्मूले के ऊपर दसियों दवाएं बन रही होती हैं, लेकिन बाज़ ब्रांड्स की दवाएं जो हैं वो जो है आवाम ख़रीदना चाहते हैं और कहते हैं कि मुझे इसी कंपनी की चाहिए। ये जो ब्रांड्स की कमी है ना, इसको हमें थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, और इसके लिए आवाम में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। वो कंपनी उसी फार्मूले को बनाते हुए जो है वो उसे बना के 100 रुपये का बेच रही होती है, लेकिन आम आदमी को अगर वही फार्मूला किसी और कंपनी का जो है वो 25 रुपये में मिल रहा होता है तो आदमी कहता है ये नहीं खरीदूंगा मैं, ये सही मुझे चाहिए वही वाली, हाँ। उसी कंपनी की चाहिए। अरे भाई फार्मूला वही है, वही पैरासीटामोल का फार्मूला है। आप पैनाडोल आपको नहीं मिल रही है तो आप कोई और ले लो, नहीं आपको पैनाडोल ही चाहिए। तो ये वाली जो सोच है ना, इसको थोड़ा सा दूर करने की और लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो भी इसी फार्मूले को बनाते हुए, और वो भी बाकायदा तौर पर ड्रैप से मंजूर होने के बाद जो है वो मार्केट में वो दवा मौजूद है, तो वो दवा आप क्यों नहीं ख़रीदते? आप वो दवा ख़रीदें, फार्मूला देखें खाली, या मत देखें कि कौन बेच रहा है। इसी की वजह से फिर इस तरह की ख़बरें भी आती हैं। अच्छा, 2 किस्म के महकमे हैं जो काम कर रहे होते हैं। एक ड्रैप है जो पूरे मुल्क की सतह पर एक वो है, दूसरा जो है चीफ ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं जो, और ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं जो सूबाई सतह पर कंट्रोल करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। कोई अगर तो ब्रांड कम है तो उसकी कमी को दूर करने की जिम्मेदारी जो है वो ड्रैप की होती है। वो उस कंपनी के ऊपर जुर्माना कर सकती है जिसकी दवा की डिमांड है, वो दवा अगर बाज़ार में मौजूद नहीं है तो उस दवा की को जो है वो बाज़ार में लाना और उसको यकीनी बनाने का काम जो है वो ड्रैप का होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसमें चाहे ड्रग इंस्पेक्टर्स हों, रिपोर्ट्स क्योंकि उनकी भी जाती हैं, या हमारे ड्रैप के लोग हों, दोनों को इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि आवाम में आगाही की मुहिम चलाएं कि जनाब फार्मूले के तहत ख़रीदें। मेरी ये बात फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को बुरी लग सकती है कि यार आप हमारी दवाओं को वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी दवा तैयार होकर मार्केट में नहीं पहुंचे, उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जी इंपोर्ट नहीं हो रहा है, जो उसके लिए जो सामान चाहिए दवा के लिए वो इंपोर्ट नहीं हो रहा, उसमें वो हो रहा है। तो ये सब जिम्मेदारी आवाम की नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने जैसे बात की ना कि लोग जो हैं वो स्पेसिफिक ब्रांड्स की दवाइयाँ लेते हैं, हम अब जाली अद्वियात जो मार्केट में मिलती हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह नहीं है कि लोग कहते हैं कि अब स्पेसिफिक ब्रांड है तो यही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हो सकता है ये दवा जाली हो। देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने शुरू में कहा कि कोई भी दूसरी कंपनी जब उसी फार्मूले के तहत किसी भी नाम से दवा बना रही है तो ड्रैप ने उसको लाइसेंस दिया है। अब ड्रैप से मंजूर होने के बाद अगर वो मेडिकल स्टोर पर मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो जाली नहीं है। अगर जाली है तो फिर ड्रैप को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और ड्रैप करता भी है। आप माजी में भी हमने देखा कि मुख्तलिफ कंपनीज की दवाएं जो हैं उन्होंने मेडिकल स्टोर से उठवाई हैं, बाकायदा तौर पर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की हैं। तो ये ड्रैप का काम है, और ड्रैप को मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी अगर किसी मखसूस ब्रांड्स की, चाहे वो इंसुलिन है या कोई और दवा है, उसकी अगर कमी है तो इसको पूरा कराना ये ड्रैप की जिम्मेदारी है, ये ड्रैप की कोताही है। तो इसके ऊपर कमिश्नर कराची ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है?
तो यही कर सकते हैं कि जी वो मेडिकल स्टोर्स पे जो है वो जाके इसको चेक करा लें अपने अमले की मदद से, एसीज की मदद से, जिसकी उन्होंने हिदायत भी कर दी है। लेकिन ये असल काम ये ड्रैप का है, ड्रैप का काम है और बड़ा ज़रूरी भी है। अब जैसे फ़हीम भाई बात भी कर रहे थे कि अगर बात करें हमारे यहाँ जिस भी सेक्टर को आप उठा लें उसके अंदर जो है वो अपने आप में एक माफिया बैठा हुआ है। और अगर बात की जाए फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तो ये अपने आप में एक इतना बड़ा जिन है कि जिसको काबू जो है वो नहीं किया जा सकता। इसमें एक जिन और है, इसमें एक माफिया में एक और माफिया भी है, वो डॉक्टर्स माफिया है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट करते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि वो उनकी कंपनी की लिखी हुई बनाई हुई दवा ही जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके लिए उनके पूरे पूरे घरों के जो है वो एसी तब्दील किए जाते हैं, घरों की मरम्मत कराई जाती है, कलर्स कराए जाते हैं, फैमिली समेत वीज़ाज दिए जाते हैं, मुल्क से बाहर ले जाया जाता है, मुल्क घुमाया जाता है, किसी भुरबन में जाके ठहराया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से एक माफिया जो है इसमें वो डॉक्टर्स माफिया भी है। और ये वाली जो है हमने पहले भी खबर कवर भी की थी कि अगर देखा जाए तो क्योंकि फार्मास्यूटिकल फर्म्स की जानिब से इनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है और इनको यही कहा जाता है कि कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं, इन्हीं को जो है वो आपने आगे प्रमोट करना है, लोगों को देना है, जिसकी वजह से प्रिस्क्रिप्शन में अक्सर डॉक्टर ये बात लिख के देते हैं कि नहीं आपको यही दवाई खानी है और इसी ब्रांड की खानी है। आज़ाद नोडियो साहब क्या कहेंगे ये अद्वियात की किल्लत वाले मामले पर? फ़हीम भाई का तो मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल, इस पर मैं ये कहूँगा कि जिस तरह ये खबर मेरी नज़र से गुजरी तो उसी दिन हमारे पास महकमा है इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल दरामद, उसके अफसर से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं या जो अपना महकमा सेहत है इसके मातहत इदारा काम करने वाला वो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता है। तो उसने बड़ी दिलचस्प बात मुझे सुनाई। उसने कहा कि जब आपका साबिक सेक्रेटरी सेहत उसकी अपनी ये कंपनी हो, महकमा सेहत उस कंपनी की मार्फत जो है अद्वियात जो है मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों फराहम करे, उनसे जो है एग्रीमेंट के तहत करे, वो कंपनी किसकी है? तो उस अफसर का नाम दिया कि वो अफसर इस वक्त हमारे पास संदूक की बड़ी तमाम शख्सियत है, उसके करीब रिश्तेदार है। मैं बड़ा हैरान रह गया। तो मैंने कहा अभी इससे क्या सवाल करूँ, मतलब अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मार दो। तो मैं सोचता रह गया। उसके बाद मैं एक अस्पताल गया, मेरी वाइफ डायबिटीज़ की पेशेंट है, उसके डॉक्टर पर जाना हुआ, उसने अद्वियात मुझे लिख कर दी। तो मैं मुख्तलिफ स्टोर्स पर गया, मैंने कहा हो सकता है किसी डिस्काउंट अद्वियात मिल जाए। किसी स्टोर पर वो अद्वियात नहीं मिली। तो मैंने डॉक्टर साहब फ़ोन किया, कह रहे हैं अद्वियात मौजूद है लेकिन फार्मूला चेंज है। तो उसने कहा आपको डॉक्टर बन जाओ, मेरे पास क्यों आए? तो मेरा दोस्त भी है, मेरे गाँव का भी, और बड़ा मारूफ डॉक्टर है। बड़ी बात यह है कि मैं आज अपने नाज़रीन को खबर देना ज़रूर समझता हूँ कि कुछ दिनों के बाद हमारे पास डॉक्टर्स का बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। वो क्यों? अच्छा, आगा खान के, ज़ियाउद्दीन के, लियाकत नेशनल अस्पताल के इस वक्त 50% डॉक्टर मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। वो डॉक्टर क्या कहते हैं, उनसे मेरी बात हुई, उसमें काफ़ी जो है मतलब हिंदू कम्युनिटी से हैं, क्योंकि अच्छे डॉक्टर जो है फ़हीम साहब को उनसे पूछा भाई क्यों जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा भाई यहाँ काम करते हैं, इज़्ज़त बड़ी मिलती है, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल नहीं है। मैंने कहा क्यों, वजह क्या है? बोला अस्पताल पहुँचे कोई पता नहीं यहाँ पर महफूज रहेंगे या नहीं रहेंगे, अस्पताल से घर जाएँ तो महफूज रहेंगे या नहीं रहेंगे, स्टेट क्रिमिनल के बाद चक्कर मर जाएंगे, क्या होगा? घर जाते हैं तो गैस नहीं होती है, बिजली नहीं होती है। तो इससे भाई जैसे आप बात करें ना कि लोग कहते हैं कि मतलब तनख्वाहें भी अच्छी हैं, लोग इज्जत भी बहुत देते हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन कराची में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोफेशंस भी हैं जहाँ पर जो है लोगों को पता होता है कि उनका काम ही दूसरों की खिदमत करना है। आप ओथ उठाते हैं, तो अगर आप खुद डर के और जाके बाहर डॉलर्स कमाने लग जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत अच्छा काम है या बहुत अच्छा बयान है जो डॉक्टर्स की जानिब से दिया जा रहा है। मैंने उनसे यही सवाल किया, उसने कहा पैसे या अच्छे खासे कमा रहे हैं लेकिन मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल। आज़ाद भाई इसी पर हम आगे भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से जल्दी वापस आएंगे ताकि मज़ीद खबरों पर भी बात कर सकें। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड। बात हम लोग कर रहे हैं मुख्तलिफ ख़बरों की, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब आप उन पर बात करने बैठते हैं या उन स्टोरीज़ को डिग इन करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ भी होती है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं अपने मुल्क के बारे में, अपने शहर के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी खबरें हो गई जिनसे दिल दुखता है, तो आखिर में हमने सोचा है कि कंक्लूड करने के लिए एक अच्छी खबर भी जो है वो शामिल कर ली जाए, और जो अच्छी खबर है वो है हॉकी के मैदान से।
सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 4-0 से हराकर मुसलसल दूसरी फतह हासिल की है। मलेशिया के शहर एपो में जारी टूर्नामेंट के दूसरे रोज़ पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया के साथ था, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उम्दा खेल पेश किया और हरीफ टीम के खिलाफ उम्दा मूव्स बनाए और अच्छे अटैक किए। पाकिस्तान ने खेल के तीसरे ही मिनट में हन्नान शाहिद के फील्ड गोल के जरिए बढ़तरी हासिल की। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने 2 गोल बनाए और 24वें मिनट में अरशद लियाकत और 27वें मिनट में गजनफर अली ने गोल किए और तीसरे क्वार्टर में कोई भी टीम जो है वो गोल नहीं कर पाई। पाकिस्तान ने जो है वो मैच का चौथा और आखिरी गोल चौथे क्वार्टर में लिया, जो सुफियान ने पेनल्टी कॉर्नर पर जो है वो बनाया। बहुत ही अच्छी बात है। हॉकी वैसे तो हमारा कौमी खेल है, लेकिन उस तरीके से अप्रिसिएशन इसको मिलती नहीं है। क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें फ़हीम भाई। अब बहुत अच्छी खबरें हैं हॉकी के मैदान से आ रही हैं, और कुछ अर्से पहले तो हम सब परेशान थे कि जिस तरह से सियासत ने हमें तकसीम किया हुआ है, ऐसे ही जो हॉकी फेडरेशन भी बहुत हद तक जो तकसीम थी। एक धड़ा जो है वो कराची में काम कर रहा था शेला रज़ा साहबा की सरबराही में, और एक जो है वो वहाँ पर इस्लामाबाद में था। 2 कैंप्स भी लगा दिए गए थे अजलान शाह के लिए, कराची में लगा हुआ था, एक इस्लामाबाद में लगा हुआ था। शुक्र है कि वो वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं राना मशहूद साहब, जो बैनुल सूबाई राब्ते के वो हैं वज़ीर भी हैं, वजारत है उनके पास, उन्होंने इन दोनों कैंप्स को एक कराया और हमारी जो टीम है वो जा सकी। तो अब अच्छी खबरें भी आ रही हैं, तो वो यही है कि इससे जो एक पॉजिटिव वो ये है कि भाई खुदा के लिए अच्छी खबरें आ सकती हैं, हमारे खिलाड़ी अच्छा खेल सकते हैं, फेडरेशन अपने जो मामलात हैं वो बेहतर करने की ज़रूरत है। आज़ाद नूरिया साहब जल्दी से कंक्लूड कीजिएगा, क्या कहेंगे? सियासी खिलाड़ी जो हैं, सियासतदान, वो सियासी खेल खेलते रहते थे, उसमें कोई हारता था कोई जीतता था, चाहे इमरान खान हो, मौलाना फजल अहमद ज़रदारी साहब हो या नवाज शरीफ हो। लेकिन इस वक्त जो खास तौर पर जो खिलाड़ी हैं खेल के मैदान में खेलते हैं और वो जो इस अमल में आगे पहल कर रहे हैं, तो अच्छी खुशखबरी ये है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा खेलें और हमारे जो सियासतदान हैं वो अपना काम करें जो आवाम की खिदमत कर सकें। जैसे वो आज़ाद साहब बात करें ना कि आपको लगता है ना कि हमें भी ऐसे अगर देखा जाए खेल के मैदान में, अक्सर हमने देखा है खेल के मैदान में क्या किसी भी मैदान में जब सियासत की जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो वहाँ पर जो है वो मामला थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि जिसका काम उसी को साजे। प्रोग्राम में जो है वो हम लोग बात कर रहे थे, मुख्तलिफ स्टोरीज़ कवर करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे फ़हीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी नई चीज़ों का पता चलता है फ़हीम भाई से, और साथ ही साथ आज़ाद नूरियो साहब थे, बहुत कुछ इन्होंने भी हमें दिलचस्प और नया बताया है। ज़रूरी ये है कि बस अपने इर्द गिर्द देखें, और जहाँ पर जैसे फ़हीम भाई ने बात की कि मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए तो कोशिश करें कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ को उठाया भी जाए और अपनी आवाज़ को जो है वो ऐवानों तक पहुँचाया भी जाए, क्योंकि हमारे ही वोट से जो है वो तमाम तर लोग जो है वो हुकूमत में आते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, और काम इनका यही है कि ये आवाम को जो है वो कहीं ना कहीं रिलीफ दें। प्रोग्राम में जो है वो अभी हम लोग जो है बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई आपका, आज़ाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी यहाँ पर जो है वो वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आज है जी मंडे और हमने बहुत सारी ख़बरों की बात कर ली, और उसके बाद हमने देखा कि जब भी बात की जाती है थोड़ा सा ड्राई हो जाता है आपका मूड, क्योंकि इतने सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में कि समझ नहीं आता कौन सा मसला जो है पहले डिस्कस करना चाहिए। तो ज़रा ख़बरों से आगे बढ़ते हैं, और अगर हम बात करें तो आज जो है वो इंटरनेशनल नो डाइट वर्ल्ड नो डाइट डे मनाया जा रहा है। मतलब ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा दिन जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से आपका जो दिल चाहे आप खा सकते हैं, आपका जो दिल चाहे आप पी सकते हैं, वरना तो पूरा साल हमेशा यही कहा जाता है कि आपने जो है वो बड़ा ख्याल रखना है, अपने आप को फिट रखना है, आपने कैलोरीज़ जो है वो बड़ी कैलकुलेटेड सी लेनी है, ये खाना है ये नहीं खाना है, और हमेशा जो है वो हम इस रेस में लगे रहते हैं कि हमें जो है वो खूबसूरत दिखना है और हमें जो है एक स्पेसिफ़िक शेप जो है वो चाहिए। इसी पर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम इसकी हिस्ट्री की कि ये जो इंटरनेशनल नो डाइट डे है ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ और क्या इसकी हिस्ट्री है, तो मैरी इवन ने 1992 में इसका आगाज़ किया था, और इसका जो मकसद था वो यही था कि पूरे दुनिया में अगर देखा जाए मुख्तलिफ लोग रहते हैं जिनकी बॉडी टाइप्स बॉडी शेप्स बहुत डिफरेंट हैं, हर इंसान की दूसरे इंसान से डिफरेंट है, और हमें जो है वो अपनी बॉडी शेप में जो है वो कंफर्टेबल रहना है, ताकि हमें जो है वो हम जितना आप अपने आप को ओन करेंगे, अपने बॉडी शेप को, अपने कलर को, अपनी चीज़ों को अपने आप को ओन करेंगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंट भी होंगे, और उतना ही जो है वो आप कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ों को जो है अपने गोल्स को जो है वो अचीव भी कर सकेंगे। बहुत बातें कर ली हैं, इस वक्त मैं जो है आपको अपने गेस्ट से मिलवाती हूँ। मेरे साथ इस वक्त
वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं शेफ़ साइमा अदनान गौतम से हैं। और जो है अगर बात की जाए वर्ल्ड नो डाइट डे की, हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें आपको मज़े मज़े की खाने की नज़र आ रही हैं। साइमा मुझे बताइएगा कि नो डाइट डे आपको लगता है एक अच्छा इनिशिएटिव है? क्योंकि हम पूरा साल ही हमारी कोशिश होती है कि ये ना खाएं और ये खाएं, और एक ऐसा दिन मिल जाए कि आपका जो दिल करे आप खाएं, इट्स योर चीट डे। तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम जैसे जो वेट कॉन्शियस लोग होते हैं वो तो वाकई पूरा साल ही डाइट पर होते हैं, तो अगर एक ऐसा दिन मिल जाए तो इट्स अ ब्लेसिंग। इट्स अ ब्लेसिंग। मुझे बताएं, जैसे हम बात करते हैं कि बॉडी शेप्स की बात की जाती है, हमें स्पेसिफिक हमारे दिमागों में एक आइडियल बॉडी शेप है कि ये होगा, हमारा साइज़ 0 होना चाहिए, इतनी वेस्ट होनी चाहिए, तो फिर हम जो है वो कुछ भी पहन सकते हैं। आपको लगता है कि हमारे इर्द गिर्द अगर देखा जाए, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का ही मसला है, अपनी बॉडी शेप को ओन करना आप क्या समझती हैं कितना ज़रूरी है और कितना कॉन्फिडेंट करता है आपको? बॉडी शेप जैसा भी हो, हर इंसान को उसके ऊपर कॉन्फिडेंट ही होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता कोशिश ज़रूर करनी चाहिए उसको बेस्ट वे में, उसको बेस्ट वे में जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करने में हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अपने बॉडी को देखकर कभी भी जो लोग, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि बॉडी शेम करना अच्छी बात है, या अपने आप को देख के शीशे में कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाना मुझे मुनासिब नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हर बॉडी बहुत खूबसूरत है, ऐसा ही है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन ये हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अपने ऊपर कोशिश करे, अपने ऊपर जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करें। exactly। लेकिन जो है अगर आप जो है वो सारा साल नहीं खा रहे हैं, हमने देखा है बहुत सारे ऐसे हमारी जो आइडल शख्सियात हैं जिन्होंने 25-25 साल से कभी शुगर नहीं ली है और वो बड़े मेंटेन्ड हैं, तो हम उनको देखकर बड़ा खुश भी होते हैं, बड़ा वो भी रश्क भी करते हैं कि काश, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मुझे बताएं साहब, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दूर रहना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि इनके बगैर, जैसे मैं हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं चाय के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती, मुझे चाय चाहिए, चाहे मैं डाइट पर हूँ या ना। मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती, तो इसीलिए जब मैंने डाइट स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहला ये ऑप्शन निकाला कि डाइट में चाय कैसे पी जा सकती है। तो मैं जब छोटी थी मैं सोचती थी मैं चीनी वाली चाय अगर मुझे छोड़नी पड़ी तो मैं चाय छोड़ दूँगी लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो गए मैं बगैर चीनी की चाय लेती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छी लगती है। जो है ना वो वक्त के साथ तब्दील होता है। ट्रू, ज़रूरी भी है बड़ा ये। बिल्कुल, बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, मेंटली भी हम मैच्योर हो जाते हैं, हम समझदार बाशऊर हो जाते हैं। और नहीं खाना इज़ नॉट अ डाइट, ऑलवेज चूज़ स्मार्टली। जहाँ भी जाएं स्मार्टली सेलेक्ट करें कि मुझे क्या खाना चाहिए। तो मैं कहीं भी जाती हूँ अपने आप से 3 बार मैं पूछती हूँ कि आया मुझे ये खाना चाहिए। मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, वर्थ नहीं है, इस वाले खाने की ये वर्थ नहीं है। क्योंकि जब 1 मील अ डे ही खाना है तो यू शुड ईट समथिंग हेल्दी, कुछ ऐसा अच्छा हेल्दी होना चाहिए जिससे आपको पूरा दिन एनर्जी रहे, जो आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाए, नफ़ा पहुँचाए। तो फिर जब आप स्मार्टली सेलेक्ट करते हो तो आप खाते अच्छा खाना हो, पेट भर के खाते हो, अपना फेवरेट फूड भी खाते हो, स्टेक्स भी खाते हैं, सब अच्छे अच्छे खाने। अच्छा, जैसे साहिबा आप हेल्दी फूड की बात करिए ना, अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ चीज़ों, मतलब आजकल इतनी डाइवर्सिटी हो गई है, इतनी सारी चीज़ें। एक इंसान की हम वीडियो खोलते हैं रात को तो वो हमें बात करता हुआ नज़र आता है कि ये आपको खाना चाहिए, इट्स हेल्दी फॉर यू। अगले ही लम्हे कोई और वीडियो खोलते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये आपको नहीं खाना चाहिए, दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। चीज़ का जो इस्तेमाल है, बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, लोग बहुत पसंद करते हैं। हर एज ग्रुप का बंदा उसको पसंद कर रहा होता है। बर्गर्स वगैरह खाना या लोडेड फ्राइज़ खाना या इस तरह की तमाम आइटम जिसमें चीज़ ना हो लोग नहीं खाते। चीज़ के बारे में मुझे बताइएगा, कितना हेल्दी है, कितना खाना चाहिए, खा सकते हैं? चीज़ बहुत हेल्दी है और हम सेलेक्ट करते हैं नॉन प्रिजर्वेटिव वाला। जो यूजुअली मार्केट में मिलता है वो प्रिजर्वेटिव होता है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज़ होते, चाहे वो होममेड चीज़ हो, चाहे आप किसी अच्छी ऐसी जगह से ऑर्डर कर लें जो नॉन प्रिजर्वेटिव चीज़ बनाते हैं। पाकिस्तान में अब बहुत अच्छे नॉन प्रिजर्वेटिव चीज़ मिल जाते हैं, तो उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन चीज़ काउंट होता है फ़ैट में। तो मेरा ये मशवरा है कि जो लोग चीज़ पसंद करते हैं, मुझे पर्सनली बचपन से चीज़ बहुत पसंद है, तो मैंने ऑप्ट की अपने लिए कीटो डाइट या लो कार्ब डाइट।
अब लो डाइट। कार्ब डाइट में मैं बादाम के आटे को पीस के उसका पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, यानी जो डो है वो बादाम से बन जाता है और उसके ऊपर बहुत सारा चीज़, चिकन सब डाल के मैं खाती हूँ और फिर भी मेरा वेट कम होता जाता है, बढ़ता नहीं है। वाह, मेरा नहीं ख्याल आपको डाइट की ज़रूरत है साइमा। ये मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जो हम जैसे लोग हैं जिनको डाइट की अशद ज़रूरत है। अगर आप बादाम करने के बाद ये वेट है एक्चुअली। मतलब आपका वेट साइमा कितना था जब आपने 96 डाइट? kg था जब मैंने स्टार्ट 96? वाह, और ये कितना कम किया आपने? मैंने 65 तक लेके गया, अब 68 पे मेंटेन रखा हुआ है इसको। 68 इज द डेडलाइन। आइडियल वेट। Ideal हाइट weight। अच्छी है, 5'6" है। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे अब आपने खुद भी बताया कि 96 से 68 तक का सफ़र है, तो चीट डेज़ होते हैं अक्सर, जो लोग जिम जा रहे होते हैं, जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, उनका बड़ा ये मानना भी होता है, उनका ख्याल भी होता है कि चलो इतना हमने 6 दिन मेहनत किया, चलो एक दिन तो बनता है कि हम कुछ ना कुछ खा लें, बर्गर खा लें, पिज़्ज़ा खा लें, या बाहर जाके कोई भी हमारे पास जितना भी खाना दस्तयाब है, फ्राइड आइटम्स हैं, कुछ भी हम खा लें। तो मुझे बताएं, अगर आप खा लेते हैं एक बर्गर वगैरह, लोडेड सा बर्गर खा लेते हैं, या बाहर जाके कोई फ्राइड आइटम खा लेते हैं, तो चलता है? अगर अगले आप 16 से 20 घंटे की फास्टिंग कर लें, फास्टिंग का मतलब है कि आप ड्राई फास्ट करना चाहें तो रोज़ा रख लें, अगर आप वैसे ही फास्टिंग करना चाहें इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी पे आप सर्वाइव करें। जितना आप लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सकते हैं, मीन 16 to 20 आवर्स, समटाइम्स 22 आवर्स, तो वो सारी कैलोरीज़ जो आपने इंटेक की थी वो बर्न हो जाती हैं, क्योंकि आप वॉक कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अपने यूजुअल कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब मेरे पर डे आराम से 22,000 स्टेप हो जाते हैं। 22,000? यस, मेरे मुश्किल से 22,000 10,000 होते हैं, आप 22,000 कैसे करती हैं? मेरा घर ऊपर नीचे है एक्चुअली, तो ऊपर नीचे सारा दिन रनिंग है। फिर मेरा होम बेस्ड किचनेट है जिसमें मुझे थ्रू आउट बहुत लंबे लंबे लाउंजेस और किचन और सब में वॉक करना। फिर मैं वर्कआउट पे जाती हूँ, फिर मैं शाम में वॉक पे जाती हूँ। तो मैं मोस्टली अगर घड़ी पहनूँ तो मेरी बेटी कहती है अम्मी 22,000 स्टेप हो गए, मेरे तो सिर्फ 12 हुए हैं। तो वो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली, मैं चलती रहती हूँ थ्रू आउट, तो मेरे कैलोरीज बर्न हो जाते हैं। और वैसे भी जब मेरा दिल करता है बर्गर खाने का, तो मैं बादाम को पीस के उसके आटे से बंस बना लेती हूँ। बहुत यम्मी बर्गर बनता है एंड इट्स हेल्दी टू। और मैं बहुत सारे चीज़ भी उसमें डाल सकती हूँ, क्योंकि मैं शुगर तो लेती ही नहीं हूँ, बिल्कुल किसी फॉर्म में मैं शुगर नहीं लेती। तो शुगर को आपने बिल्कुल ही कट आउट किया? किया? कट आउट इसलिए किया कि मुझे अपना वेट जो है ना वो रिड्यूस करना अच्छा, था। मुझे बताएं, जैसे हम बात कर रहे हैं 96 से आप 68 पे आई हैं, कितना मुश्किल होता है जब आपका क्योंकि हमने देखा भी है, लोग अक्सर ये बात करते हुए भी नज़र आते हैं कि मैं अपनी बॉडी टाइप में खुश हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी इन्फ्लुएंसर्स को जानती हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्तें भी हैं जिनका XXL साइज़ है, बट दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है, मतलब हम खुश हैं, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से पीते हैं। लेकिन बहुत सारे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डाइट कर रहे होते हो, लेकिन आपका क्योंकि कोई ना कोई मेडिकल रीज़न होता है, उस तरीके से डाइट आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो जब व्हेन यू वर एट योर 96 कह लें, तो उस वक्त क्या बातें हैं जो इर्द गिर्द से सुनने को मिलती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो नहीं ओन करती है आपकी बॉडी शेप को या आपकी बॉडी डाइवर्सिटी को। एक्चुअली यू नो कि सोसाइटी नोज़ कि यू आर अ मदर ऑफ 6, मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे, तो दे नो कि ठीक है इट्स ओके, इतने बच्चे डिलीवर किए तो वेट बढ़ भी गया, फिर रिड्यूस करने की कोशिश भी की, पर बेसिकली आई वॉज टायर्ड ऑफ माई पेन्स। मुझे बहुत छोटी एज में रूमेटिक आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया। मुझे आर्थराइटिस की मेडिसिन्स लेनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी इट वॉज सो पेनफुल, मुझे उठना बैठना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। मुझे डेली बहुत सारी टैबलेट्स लेनी पड़ती थी, तो मैं उठ पाती थी, वॉक कर पाती थी। जैसे जैसे मैंने वेट रिड्यूस करना स्टार्ट किया, आई हैव नोटिस्ड कि मुझे लाइट फील हो रहा है। And slowly and gradually I have started reducing my medicines by my own. और फिर slowly and gradually जो every month मैं डॉक्टर के पास जाती थी, वो भी मुझे नहीं, क्योंकि जब पेन नहीं है तो मैं किस रीज़न से जाती। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह when I have reduced almost 32 kgs, तो मैंने सारे मेडिसिन रूमेटिक आर्थराइटिस वाले एक एक करके 13 टैबलेट्स थे वो मैंने छोड़ दिए। अच्छा साइमा, जैसे आप ये बात बता रहे हो, जब आप अपना वेट लूज़ करते हो तो उसके साथ साथ हमने देखा भी है कि बहुत सारे मसाइल और भी पैदा होते हैं, क्योंकि आप एक वेट पे होते हो जो कि बहुत ज़्यादा है, उसके बाद जब आप कम करते हो तो आप बहुत सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से माइनस भी कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत सारे मसाइल होते हैं। जैसे अभी आपने बात की कि 22-22 घंटे या 20-20 घंटे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में होते हो,
और अगर मुझे काम करना पड़े या कोई और आप काम खुद करती हैं तो आप ब्लैक टी पर सारा दिन या ग्रीन टी पर आप सारा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते हो? सकते तो मैं बोन ब्रॉथ ले लेती हूँ। बोन ब्रॉथ लेने से कोलेजन मिलता है, मेरे बाल नहीं गिरते। यूजुअली लोग कीटो डाइट या लो कार्ब में कहते हैं बाल गिरता है, ऐसा ही है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि कैसे गिरता है, आप लीफी ग्रीन वेजीज नहीं ले रहे? तो कहते नहीं हम तो वेजिटेबल लेते ही नहीं है। ऐसा कोई भी डाइट नहीं जिसमें आप वेजिटेबल ना लें। आप अगर लीफी ग्रीन वेजीज नहीं खा रहे तो देन यू कैन हैव सम स्मूदी। आप उसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके भी पी सकते हो, आजकल तो बहुत आसानी है। फिर बोन ब्रॉथ ले लिया। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बोन ब्रॉथ लेना आपको एनर्जी देता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है एंड यू फील बेटर। ऐसा ही है, अगर आप बिल्कुल। बीमार हो, फ्लू हो, बुखार हो, नज़ला हो और आप बोन ब्रॉथ लेते हैं तो आप कितना अच्छा फील करते हैं। ऐसे ही है, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा साहिबा, मुझे बताएं कि अब जब बहुत ज़्यादा दिल करता है, अक्सर ऐसा होता है, ह्यूमन बॉडी है कि क्रेविंग होती है आपको अक्सर बहुत सारी चीज़ों की। जैसे आपने बताया कि अगर मुझे पिज़्ज़ा की क्रेविंग होती है तो मैंने ऑल्टरनेट निकाला हुआ है, लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिल करता है कि वो जाए बाहर, बाज़ार जाए, फूड स्ट्रीट, कराची में बहुत सारी फूड स्ट्रीट्स हैं, बाहर जाके कुछ खाए। तो ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी दावतें भी होती होंगी, ईद भी आती होगी, रमज़ान में अफ्तार के वक्त भी बहुत सारे आइटम्स पड़े होंगे। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आपको लगता है कि आप जो है ना वो आपके लिए सब्र करना थोड़ा सा मुश्किल है, कि अगर हो तो आप खा लेती हैं? अपने चीट डेज़ में ऐसा क्या है जो आप खा लेती हैं? मैं हर चीज़ का अल्टरनेट निकाल के खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुझे डाइट करते हुए खाना लाजमी हो। फॉर एग्जांपल मुझे यस्टरडे कल दिल चाह रहा था लेमनेड पीने का, तो मैंने मंक फ्रूट स्वीटनर से उसे रेडी किया और पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा होता है शुगर कभी फ्री जैसे हो किसी गया। बच्चे की बर्थडे है, जी अब केक आया घर में, स्पेसिफिक बच्चा जिस बच्चे की बर्थडे है उसकी पसंद का केक आया, अब वो कहता है कि मामा आप खाएं, तो जी। मामा खा लेंगी? जी, वो छोटा वाला यूजुअली ऐसे करता है, तो वो मम्मा तो मैं ही होती हूँ, मुझे पता होता है चॉकलेट केक आना है, तो मैं पहले से बादाम के आटे का चॉकलेट केक बना के उस पर लिंट चॉकलेट डाल के मज़ेदार सा रेडी रख कर लेती हूँ। मतलब ये जब बहुत- वो अपना केक ये जो- निकालता है मैं अपना निकाल लेती हूँ, लेकिन वो फिर भी आता है मम्मी एक बाइट मेरे हाथ से। जो छोटा वाला है वो इंसिस्ट करता है। ये जो साहिबा ने बार बार जो है ना वो जिक्र कर दिया ना, बादाम केक को पीस कर जो वो उसका बहुत कुछ बनाती हैं, हम इनसे ज़रा आप ये भी पूछ ही लेते हैं कि किस तरीके से बनाती हैं? मतलब बादाम को आपने पीसा, उसके बाद? बादाम को सबसे पहले तो जब आते हैं ना उसे छील दिया, बॉयल पानी में डाला, निकाला और उसका छिलका उतार लिया, फिर उसे सुखा दिया धूप में। 7 to 10 डेज लगते हैं उसे कम्प्लीटली ड्राई होने में। ठीक है। जैसे वो बिल्कुल कंप्लीट ड्राई हो जाते हैं फिर उनके लिए अच्छे पावरफुल वाले चॉपर्स हैं वो बनवाए ऑर्डर पे, उनमें पीस के छान लिया। जब वो अच्छा। आटा आ गया हाथ में तो उसके बाद उसके अंदर वही सारी चीज़ें जो मैदे में ऐड करते हैं, जैसे बेकिंग पाउडर हो गया या बटर हो गया, एग्स हो गए, ये सब मिला के और बिल्कुल जैसे रेगुलर ब्रेड या बन या केक बेक होता है बिल्कुल उसी तरह बादाम के आटे से, लेकिन चीनी को हमने रिप्लेस किया है मंक फ्रूट स्वीटनर से, क्योंकि उसका मिठास उसकी बहुत अच्छी है और वो स्टीविया प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ मीठा होता है, तो इंसानी सेहत के लिए हार्मफुल नहीं है, नुकसानदेह नहीं है। अच्छा साहिबा, ये जैसे आपने अभी बात की ना कि आपका इन हाउस आप खुद भी जो है वो किचन है, आप खुद भी चीज़ें बना रही होती हैं, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इज़ इट स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जो कि डाइट पर हैं, कुछ स्पेसिफिक किस्म की डाइट कर रहे हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, या इट्स फॉर एवरीबॉडी के नॉर्मल भी है डाइट भी है? मैंने 7 years बैक जब स्टार्ट लिया था तो डाइट फूड से ही स्टार्ट लिया था। पहले मैंने खुद कीटो डाइट की, मुझे उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स नज़र आए। मुझे ऐसा लगा ये तो बहुत अच्छा मैजिक हो गया यार, मैं 32 kgs रिड्यूस कर लिया। अच्छा, फैमिली के साथ भी बाहर जा रही हूँ तो मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, जो भी फैमिली ऑर्डर कर रही है उसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए कोई गुंजाइश निकल आती है। हम ट्रैवल बहुत करते हैं यूजुअली ना, तो कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो भी आपको इजीली ऐसा फूड अवेलेबल है जो कीटो डाइट के या लो कार्ब के दायरे में आता है। बस मैंने वहाँ सेलेक्ट करना होता था कि मैं राइस नहीं खा रही या रोटी या ब्रेड नहीं खा रही, तो उसके अलावा क्या क्या है मेरे पास ऑप्शंस। और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली भी बहुत सपोर्टिव कि ऐसी ही चीज़ें ऑर्डर करते कि जिसमें मैं भी खा पा रही थी, तो मैंने देखा इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो मैंने सोचा कि और लोगों को भी डाइट करवानी चाहिए, अगर आपके पास कोई है नॉलेज तो वो औरों में भी आप डिस्ट्रीब्यूट करें। बहरहाल मैंने स्टार्ट किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फुल डे मील्स जाने लगे,
फिर आहिस्ता आहिस्ता लोका मील्स जाने लगे। लेकिन अब मेरे कस्टमर्स मुझे कॉल कर करके रिक्वेस्ट करने लगे कि देखें आप जो फूड भेजती हैं वो मेरा और मेरे हस्बैंड का या जो माँ बेटे करते हैं 1 या 2 लोगों का होता है डाइट फूड। हमारे घर वालों को वो खाना पसंद आता है, अगर वो खा जाए तो हमारे लिए नहीं बचता, क्योंकि वो हर बंदे हर इंडिविजुअल के मैक्रोज के हिसाब से कैलकुलेटेड फूड जाता है। ऐसे तो आप प्लीज़ नॉन कीटो भी स्टार्ट कर लें। फिर मैंने बहुत हिम्मत जमा की, फिर मैंने थोड़ा अपने किचन को एक्सटेंड किया, कुछ स्टाफ बढ़ाया और मैंने नॉन कीटो फूड स्टार्ट किया। तकरीबन 2.5 इयर्स हो गए। अब नॉन कीटो फूड भी, रेगुलर फूड भी हमारे किचन से सप्लाई जाता है। आप बता रहे हो कि कीटो हो गया, नॉन कीटो हो गया, बड़ा मुश्किल है ये काम करना। और कराची में स्पेशली वो लोग जो डाइट पर हैं उनको बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने लिए, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब करते हैं, वो घर पे जो है वो अपना मील बना नहीं सकते हैं कि हम बना के जो है वो उसको रख दें कि भाई ठीक है ये हमारा हफ्ता चल जाएगा, महीना चल जाएगा। तो लोग ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोग जो कि उनको जो है वो घर बैठे खाना प्रोवाइड करें। तो मुझे वो बता दीजिएगा कि वो लोग जिन्होंने आपसे रब्ता करना है किस तरीके से साइमा से रब्ता कर सकते हैं? मुझे व्हाट्सएप पे भी मेरा नंबर है 032126145523 और मेरा पेज है सैम्स कीटो किचनेट के नाम से। इंस्टा पे भी मेरा हैंडल है सैम्स कीटो किचनेट। तो मुझे वहाँ पे अप्रोच करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो जो बिल्कुल। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट नहीं है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आएंगे तो डिस्काउंट दे देंगे, कोई मसला ही नहीं है। बड़ा ज़रूरी है कि अगर लोग यहाँ से जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो जो है वो मिलना चाहिए। अब हमारे साथ जो है वो शेफ़ साइमा अदनान कौथम से थी हमारे साथ, और वो बता रही थी कि काफ़ी अरसा हो गया है उनको ये काम करते हुए, और जब आप एक काम करना शुरू कर देते हो तो फिर उसमें जो है वो आपको मज़ा भी आने लग जाता है और वो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा भी बन जाता है। आज जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड नो डाइट डे मनाया जा रहा है कि अगर आप सारा साल या सारा हफ्ता जो है वो आप डाइट कर रहे हैं तो अगर एक दिन आप छुट्टी ले लेते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड। आखिर में जो है वो मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो साइमा हमारे साथ मौजूद थी। इस टॉपिक को क्लोज़ करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका कोई भी बॉडी टाइप है, आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है अबाउट योर बॉडी टाइप तो आप जो है वो उनको जवाब दे सकें। और अपनी बॉडी जब तक आप खुद ओन नहीं करेंगे कोई और ओन नहीं करेगा। इसी तरीके से तमाम तर चीज़ें, सबसे पहले अपने आप को जाने कि आपकी शख्सियत क्या है, उसके बाद फिर जो है वो आप इस काबिल होते हैं कि आप दूसरों को जो है वो अपने बारे में बता सकें और दूसरों को ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब कर सकें। हमारे साथ जो है वो साइमा मौजूद थी। अब प्रोग्राम को जो है वो हम मज़ीद आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम लोग जो है वो प्रोग्राम में बात कर रहे थे इंटरनेशनली जो है वो नो डाइट डे मनाया जा रहा है। अब इस पर तो हमने बात कर ली कि एक दिन है जिस पर जो है वो आप चीट डे आप कर सकते हैं और कुछ भी आप चाहें वो खा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करते हैं हाइजीन की, तो हाइजीन भी बड़ा ज़रूरी है। हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, लोग बहुत हाइजीनिकली अपने आप को साफ़ रखने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो ओरल हाइजीन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हम जो है वो थोड़ी सी उस तरीके से जो है ना वो नहीं दिखा पाते हैं, केयरलेसनेस दिखा देते हैं और उसकी वजह से जो है वो हमें शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। अपनी एज ग्रुप में पता नहीं चलता, व्हेन यू आर इन योर 20s तब नहीं पता चलता, लेट 20s में पता नहीं चलता, लेकिन अर्ली 30s में जो है वो फ़ौरन पता चलना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपने जो है वो गड़बड़ की है ओरल हाइजीन के साथ। क्या चीज़ें हैं जिसको जो है वो हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है, कितना जो है वो ख्याल रखने की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर खतीजा सुलेमान जो कि डेंटल सर्जन हैं, तो इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे ओरल हाइजीन के बारे में। सबसे पहले खतीजा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खतीजा, मुझे बताइएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिथ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रियलिटी है। मुझे बताइएगा, जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं, मतलब क्यूरियोसिटी का आपको होती है, हम लोग देखते हैं अक्सर कमर्शियल्स होते हैं आप कह लें टूथपेस्ट के, वहाँ पर हमें जब दिखाया जाता है तो टूथब्रश होता है और उसके ऊपर जो है ना पूरी की पूरी जितना ब्रश के ब्रशेज़ हैं ना सब पर जो है वो टूथपेस्ट लगा दी जाती है। और मैं हफ्ता पहले कहीं देख रही थी वीडियो में कि आपको सिर्फ पी साइज़ टूथपेस्ट लेना होता है, तो वो कहते हैं कि ये मिथ है और आपको दिखाया ऐसे जाता है कि आपको भर भर के टूथपेस्ट लेनी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इनमें से कौन सी बात जो है वो सही है? ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। बेसिकली एज ब्रैकेट्स होती हैं, अगर 0 to 3 एज में स्मेयर साइज सिर्फ लगाते हैं, लिटरली एक चावल के दाने जितना आपने टूथपेस्ट के ऊपर लगाना है। उसके बाद 3 to 6 ईयर्स में आपने
मोर देन अ स्मेयर बट लेस देन अ पी साइज़, और फिर मोर देन 6 ईयर्स आपको पी साइज़ एक प्रॉपर, और हमारी एज में भी एक प्रॉपर पी साइज़, उससे ज़्यादा टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और बेसिकली जो आपकी ब्रशिंग है, ओरल हाइजीन है, वो ब्रशिंग टेक्निक से फ़र्क पड़ता है। ब्रश पे कितना आपने टूथपेस्ट लगाया उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही है। अच्छा देखिए खतीजा, जैसे हम बात कर रहे हैं ब्रश करने की भी कुछ टेक्निक्स है, जैसे आपने भी बात की कि नॉर्मली कहा यह जाता है, हमें दिखाया जाता है कि आपने ब्रश पकड़ा और आपने रगड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कहा यह जाता है कि आपने उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। फिर अगर हम इंटरनेशनली देखें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पर जो है वो आपको बताया जाता है कि जो है वो ये ब्रश जो है अगर आप कर रहे हैं, आपके साथ डिवाइस भी मौजूद होती है जहाँ पर आपको दिख रहा होता है कि ये वाला एरिया रह गया है, इस पर अभी आपने 30 सेकंड्स और लगाने हैं ये। तो मुझे बताएं कि नॉर्मली, क्योंकि हर बंदा वो यूज़ नहीं कर रहा होता, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो कितनी देर तक जो है वो ब्रश करना चाहिए आपको, और कितनी देर तक जो है वो किस तरीके से करना चाहिए, व्हाट्स द टेक्निक? अच्छा, टूथ ब्रशिंग इस तरह होती है कि क्योंकि जाहिर सी बात है जो आप कह रही हैं कि प्लाक डिस्क्लोजिंग टैबलेट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको पता चल जाता है कि प्लाक जहाँ जहाँ है वहाँ ब्रशिंग करनी है, पर एक नॉर्मल आप एक हाउस होल्ड में आप ये सब इक्विपमेंट नहीं होता। ऐसे ही। जो बेसिक आपके पास एक टूथब्रश है, एक तो टूथब्रश की जो सॉफ्टनेस है ना वो मैटर करती है। सबसे पहले टूथब्रश एक्स्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड टूथब्रश, मीडियम टूथब्रशेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। टीथ को बिल्कुल पर्ल्स की तरह, एक ज्वेलरी की तरह लेना चाहिए कि अब बहुत नाजुक हैं, उनको प्यार से ब्रश करें। 2 मिनट्स के लिए ब्रश करें, और जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान करना है कि जो बेसिकली जो ज़्यादा आपका प्लाक और ये जो आपका फूड एक्यूमुलेशन होती है, ये गम्स और टूथ के जंक्शन पे होती है। तो उस जगह पे आपने 45 डिग्री के एंगल पे दांत ब्रश रखना होता है दांतों के, और फिर उस पर बिल्कुल हल्का सा मसाज मूवमेंट एक होती है, बिल्कुल सर्कुलर, स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट्स में आपने उसको मसाज करना है, एंड देन रोल अप। और एट अ टाइम आपने 3 से 4 दांत, जितने आपकी ब्रश की लेंथ में दांत आ रहे हैं ना, अगर 2 आ रहे हैं तो 2 दांत एक वक्त में करने हैं। अच्छा। और इसी तरह फ्रंट साइड और बैक साइड। पर एक गुड ओरल हाइजीन रिजीम जो होती है उसमें सबसे पहले फ्लॉस करें। फ्लॉस क्या कर रहा है कि जो इंटरडेंटल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्लीन कर रहा है सबसे पहले। उसके बाद आपके कई लोगों के बहुत गैप्स होते हैं दांतों में, एक ट्रायंगुलर गैप होता है बीच में, 2 दांतों के बीच में। उसको क्लीन करने का तरीका ये है कि इंटरडेंटल ब्रशेज़ होते हैं, अगर आपके पास एक सुपर फ्लॉस होता है जो थोड़ा सा थिकनेस में ज़्यादा होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली पहले आपने फ्लॉस किया, पहले आपने कॉन्टैक्ट एरियाज़ और इंटरडेंटल स्पेसेस साफ किए। उसके बाद एक नई चीज़ तो खैर नहीं है, लेकिन हम इसको वाटर फ्लॉसर कहते हैं। वो एक हाई प्रेशर जो है ना वाटर होता है, वो आप बेसिकली उसको दांतों में साफ़ करें, तो जो आपके डेब्री जो आपने अपने फ्लॉसिंग से रिमूव किया है वो फ्लश आउट हो जाएगा। और उसके बाद आप अपनी 2 मिनट्स की ब्रशिंग करें बिल्कुल लाइट हैंड के साथ, और अच्छे मतलब जो ये आपकी मोटर स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स, उनके साथ आप जो है वो काम करें। ये तो आपने बात कर दी है किस तरीके से जो है वो आपको इस पूरी चीज़ को जो है मेंटेन करना है। ओरल हाइजीन में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं खतीजा जिनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है? क्योंकि अक्सर लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हम तो दिन में 2 दफ़ा ब्रश करते हैं, कभी कभी 3 दफ़ा भी कर लेते हैं, और हम बाकी तमाम चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं जो करनी चाहिए, लेकिन बैड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, इसके साथ साथ और बड़े मसाइल होते हैं। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है ओरल हाइजीन में? बहुत सिंपल सी बात है। एक जैसे हम आजकल स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस है लोगों का, और उसमें हम आपने अक्सर बात सुना होगा कि स्किन केयर में हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपकी बेसिक एक रिजीम है ना, नाइट केयर और मॉर्निंग रिजीम है स्किन केयर की, तो आपको ये प्रोसीजर्स कराने की ज़रूरत नहीं है। और एंटी एजिंग पे इतना ज़्यादा फोकस है, लेकिन ये हम नहीं सोचते कि जो एंटी एजिंग आपके टीथ दे कैन गिव अवे योर एज इमीडिएटली, तो दांतों का उतना ही ख्याल करना चाहिए। और दांतों की एंटी एजिंग भी सिंपल, एक सिंपल ओरल हाइजीन रिजीम जो आप एक रात को और सुबह फॉलो करें बस। उसमें सबसे पहले आपने फ्लॉस करना है, उसके बाद इंटरडेंटल आप ब्रशेस यूज़ करें, इंटरडेंटल एरिया को क्लीन करें, वाटर फ्लॉसर यूज़ करें और ब्रशिंग करें बस। ये अगर आप एक छोटी सी एज से शुरू करें तो आपके ये जो ब्लीडिंग और ये जो बैड ब्रेथ है, ये बेसिकली होती जो है ना इग्नोरेंस है। क्योंकि हम फर्स्ट 7 ईयर्स बच्चों को शुरू में तो हम उनकी ब्रशिंग कर रहे होते हैं, फर्स्ट 7 ईयर्स पेरेंट्स को असिस्ट करना है बच्चों को। उसके बाद बच्चों को आपको एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि अच्छा मैंने रात को सुबह ब्रश करना है। उसके बाद अच्छा खतीजा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने ना अभी मेरे दिमाग में बात आई है क्योंकि मैं ना अक्सर आप देख रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं,
मैं देख रही थी कि एक खातून थी, शी वाज आल्सो अ डेंटल सर्जन, तो बता रही थी, मतलब पाकिस्तान से बाहर की थी, वो बता रही थी कि अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे हम ब्रश कर रहे होते हैं और ब्रश के बाद हम अपने मतलब पानी लेकर हम जो है वो Rinse कर उसको कर लेते रहे होते हैं, लेकिन उनका है कि आपको रिंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जितना लिया है उतना आप लो और उसके बाद जो है आप उसको अंदर कर लो। मतलब अब चूंकि जिस एज में हम हैं, मतलब हमने सारी ज़िंदगी एक रूटीन फॉलो की है, तो वो जो रूटीन है ना वो अब हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप बच्चों को अगर आप शुरू से ये करते हैं तो उनके लिए बड़ा ईजी हो जाता है। मुझे बताएं कि ऐसा है या आपको पानी से ही रिंस करना चाहिए? पानी से अच्छा अंदर नहीं करना चाहिए, स्पिट आउट करें उसको सिंक में, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि उसमें फ्लोराइड जो कंटेंट होता है ना टूथपेस्ट में, वो आपके दांतों में रिटेन रहे, क्योंकि फ्लोराइड से ही एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जो है ना वो आपका एनहांस होता है, जिसकी वजह से कैविटीज़ नहीं होंगी। लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए क्योंकि कई इलाकों में वाटर फ्लोरिडेशन होती है, पानी को फ्लोरिडेट किया जाता है, और आपको ये भी देखना है कि जो आपकी टूथपेस्ट है उसमें कितना ppm फ्लोराइड है। तो वो दोनों चीज़ें देखकर फिर आपने ये इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने मुंह में रखना है कि नहीं रखना। अच्छा, अक्सर हम खतीजा ये भी देखते हैं ना कि क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक का कितना लेन देन है आपके दांतों की मैंने सफाई बहुत के साथ? सारे लोगों को सुना है, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमने नमक से जो है ना वो दांतों को स्क्रब किया है, सो बेसिकली वो दे आर यूजिंग इट एज अ स्क्रब। तो कोई भी ऐसी हार्श चीज़ एज अ स्क्रब नहीं यूज़ करनी। चारकोल स्क्रब्स होते हैं, ये नमक से स्क्रबिंग कर ली, या एक मुझे याद है हमारे बचपन में एक पाउडर मिला करता था जिसको दांतों पे ब्रश किया जाता था, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये सारे जो चीज़ें हैं ये एब्रेसिव्स हैं, तो जितनी एब्रेसिव होएगी आपका एनामल उतना रिमूव होएगा। एनामल बहुत थिन होता है और उसको सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि एनामल की थिकनेस जितनी होगी उतना आपका आप यंगर लुकिंग होंगे। जितना आपका एनामल थिन होगा वक्त के साथ साथ, आपने वैसे भी नोट किया होगा कि आप एज के साथ येलो हो जाते हैं दांत, क्योंकि एनामल की थिकनेस कम हो जाती है। तो वो नॉर्मल वेयर एंड टेयर से तो हो रही है, जैसे आप नॉर्मल जब खाना खा रहे हैं दांतों की वेयर एंड टेयर होती है, लेकिन जो फ्रंट और बैक सरफेस पे दांतों की अगर आपने एनामल थिकनेस को कम किया तो वो आपका अपना कसूर है। आपने बात बहुत हार्ड ब्रशिंग की है, मतलब या फिर अपने इस तरह के। खतीजा हमारे साथ मौजूद हैं और एक सवाल मैंने उनसे और भी पूछना है रिलेटेड टू द, जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं बड़ा सोशल मीडिया पर इन भी है कि आप टीथ वाइटनिंग के लिए जो आप करा रहे हो तो ट्रीटमेंट, उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि इससे दांत जो है वो आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस वक्त जो है हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद अपना सवाल करेंगे। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? वालेकुम शाइस्ता, कैसी हैं आप? यहिया बात कर रहे हैं बफरगंज से। यहिया कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, बफरगंज से मैं बड़ा रेगुलर कॉल हूँ, आपकी बात होती रहती है ध्यान में आपकी। पहले तो डॉक्टर साहब को सलाम हूँ, और मैं समझता हूँ कि दांतों के हवाले से हम बहुत ही, मेरे ख्याल में हम बहुत ही इसको नेग्लेक्ट करते हैं दांतों को अपने। हालांकि मेरी नज़र में मैं भुगता हूँ दांतों की वजह से, तो मुझे पता चला है कि वाकई दांत कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, कि खाने में और चाहे आपके टेस्ट में उसमें बड़ा ज़्यादा चबाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और खाने को एंजॉय भी नहीं कर सकते। डॉक्टर मैं ये समझ रहा, एक तो ये कि जाहिर अच्छे डॉक्टर्स काफी महंगे हैं दांतों के, लेकिन जो हमारे बेसिकली शुरू होती कैविटीज से, और जो कैविटीज हमारी होती है हम उसका ख्याल नहीं करते, और बढ़ते बढ़ते वो पूरा दांत दिखे हो जाता, खराब हो जाता है। तो बेसिक आप क्या समझते हैं कि इस कैविटी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो हम आजकल एक टूथपेस्ट अक्सर लोग एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है कि फौरी तौर पे आराम मिल जाता है, फौरी तौर पर, उसमें क्या चीज ऐसी होती है जो आराम मिलता है? क्या वो इस्तेमाल करना चाहिए पूरी फैमिली के लिए, या फिर अगर दांतों में फौरी तौर पर रात को दर्द हो और तारे डॉक्टर मिले, तो अगर ऑल ऑफ सडन दांतों में दर्द हो जाए और ऐसा शदीद दर्द हो जाए तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। याया हमारे साथ बफर जोन से मौजूद थे। खदीजा, सवाल समझ में आ गया आपको? पहला सवाल क्या था इनका? पहला सवाल इनका ये था कि दांतों में कैविटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और चूंकि डेंटल एक ऐसी फील्ड है कि अगर आपके पास अगर आपको हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है तो उसमें आपको डेंटल फैसिलिटी नहीं दी जाती। बाहर से लोग आके भी पाकिस्तान में करा रहे होते हैं क्योंकि सस्ता है, डॉक्टर्स बहुत महंगे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर कैविटी का कोई बेसिक हल हो कि कैविटी से बचा कैसे जा सकता है वो बता दें। और एक कुछ ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट हैं जो ये क्लेम करते हैं कि दर्द से फौरी आराम, नहीं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है, इसकी कोई रियलिटी है? ये दो सवाल हैं, इन दोनों के जवाब दे दीजिए। अच्छा, पहला तो ये कि कैविटीज़ से एज क्लीशे एज इट मे साउंड, ये जो बेसिक ओरल हाइजीन रूटीन है अगर आप फॉलो करें तो कैविटीज़ होती ही नहीं है।
कैविटीज़ ज़्यादातर जो डिटेक्ट होती हैं या जो शुरू होती हैं वो इंटरडेंटल, दो दांतों के बीच में शुरू होती हैं और फिर वो वहाँ से, क्योंकि दो दांतों के बीच में जो खाना होता है, नॉर्मली लोगों को फ्लॉस का आइडिया नहीं है कि फ्लॉस करते किस तरह, पता होता है लेकिन वो इतना टेक्निक सेंसिटिव है कि आपने डालना है और फिर आपने कैसे गम्स उसमें क्लीन करने हैं कि वो उसको स्किप कर लेते हैं, कहते हैं बस जल्दी से ब्रशिंग कर लें दांतों की, वहाँ से कैविटीज़ शुरू होती हैं। तो अगर फ्लॉस और ब्रश करें और उसके बीच में एक माउथ वॉश ट्वाइस अ वीक यूज़ करें, नॉन अल्कोहलिक टूथब्रश माउथ वॉश, तो ये कैविटीज़ आपकी बहुत आसानी से अवॉइड हो सकती हैं। दूसरा सवाल इनका जो है कि अगर दांतों में दर्द होता है तो इमीडिएटली कुछ होती हैं टूथपेस्ट जो क्लेम करती हैं कि दर्द ठीक हो जाता है, और होता भी है, बट उसके अंदर कॉर्टिजोन्स होते हैं। तो जब स्टीरॉइड्स होंगे, स्टीरॉइड्स तो एकदम से ठीक करते हैं ना चीज़ को, लेकिन वो दांत एक ऐसी चीज़ है कि आपको उसमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है। अगर कैविटी हो गई है तो आप उसके ऊपर दवाई देकर उसको कैविटी को ख़त्म नहीं कर सकते, वो कैविटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे पेट में दर्द होता है तो आप दवाई खाते हैं और ठीक हो जाता है, लेकिन दांतों की एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको, अगर एक कैविटी बन गई है, उस पर एक होल हो गया है, तो वो होल दवाई से वो बंद नहीं होएगा, उसमें डेंटिस्ट की एक इंटरवेंशन की ज़रूरत है जो उसमें से आपकी फिलिंग करेंगे। मतलब पैसे खर्च करने की ज़रूरत है आप तो वो पैसे, डेंटिस्ट्री कहते हैं कि एक्सपेंसिव नहीं होती, निगलेक्ट इज़ एक्सपेंसिव। हाँ, तो निगलेक्ट इसी तरह ही है कि आप एक बचपन से जो एक ओरल हाइजीन रिजीम रखें तो कुछ भी नहीं होता। और जो ये प्रोफेशनल क्लीनिंग है जो डेंटिस्ट के पास जाके होती है वो साल में एक दफ़ा कराएं सिर्फ। और अगर आपने इग्नोर, अगर बहुत बचपन में नहीं ब्रश किया है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कहते हैं कि हमने नहीं, हमें हैबिट नहीं डेवलप हुई करने की, तो वो किसी एज में भी हैबिट डेवलप कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको वहीं रोक के रख सकते हैं। कई अननेसेसरी कोई ऐसी जैसे पेरियोडोंटाइटिस है, जिंजिवाइटिस है, जिसमें गम्स इतना ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे आप कह रही हैं कि 20s में पता नहीं चलता, बट 20s में वो प्रॉब्लम्स शुरू हो रही होती हैं। तो 20s में अगर आपकी एक रिजीम बन जाए तो आपके यू आर गुड फॉर द, मतलब आपका जो दांत गिरने में जो है वो टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, बड़ी देर से जाके गिरेंगे। डॉक्टर खतीजा हमारे साथ मौजूद है। बात हम कर रहे हैं ओरल हाइजीन के हवाले से, इस पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मज़ीद भी करनी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ओरल हाइजीन के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। आज हकीम शाह नज़ीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि हर्बलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो नज़ीर साहब। हम लोग बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन के हवाले से, खतीजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग देखते ये हैं कि पाकिस्तानी अवाम की अगर बात की जाए तो लोग जो है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि ज़रा हकीमी साइड पर जाया जाए, ज़रा वहाँ से हमें कुछ आसानी मिल जाए। तो मुझे बताइएगा कि अगर दांतों का मसला है तो क्या आपको लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दांतों के लिए बेहतर है? देखें, हर चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए। देखें, डेंटल सर्जन, डेंटल डॉक्टर, सबके अपने अपने पास डिग्रीज़ होती हैं, सब पढ़कर आए हुए होते हैं और सबके अपनी अपनी प्रोफेशनल्स होती हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, केसेस होते हैं जो हमारे पास आते हैं, हम उसे डॉक्टर के पास रेफ़र करते हैं कि नहीं यार ये हमारे पास से नहीं होगा, आपका इलाज यहाँ पे मुमकिन है। अब अक्सर लोगों के मसूड़े सूज जाते हैं और उसमें से पायरिया की टाइप का पानी आ रहा होता है, उसकी वजह से मुंह से स्मेल भी महसूस हो रही होती है और गर्म ठंडा भी लग रहा होता है। तो बाद लोग कहते हैं कि जी दांतों में दर्द हो रहा है तो आप लौंग का तेल लगा लें या लौंग रख लें या दालचीनी रख लें। आप ऐसा करने से पहले चेक कीजिए कि आया उसमें कोई पस तो नहीं पड़ गई है, तो फिर उसमें आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि आपके डॉक्टर्स आपको देते हैं। एक 3 चीज़ों का एक फार्मूला आता है जो कि हर पंसार पे मिल जाती है, वो क्रिस्टल्स की सूरत में होती है। उसमें होती है सत्ते पुदीना, सत्ता अजवाइन और सत काफूर। इन तीनों को मिक्स कर लेंगे, ये कुदरती तौर पे खुद पानी बन जाता है। अच्छा जी हाँ। फिर इसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 या 3 बार कुल्ली करें आप, तो ये उसके जो जरासीम है उसे ख़त्म करती है, सूजन को भी बिठाती है और साथ में पायरिया के असरात को भी ख़त्म करती है। गर्म ठंडा अगर लगता हो ये उसे भी ठीक करती है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके मसूड़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं तो कम से कम एक बार अपने डेंटल डॉक्टर से ज़रूर आप मशवरा कर लें। हकीम शाह नज़ीर साहब ने पहले ही हार मान ली है। नहीं, हार नहीं मानी है। मैंने इनको बोला है कि चलें ज़रा जानते हैं, मतलब डेंटल सर्जन भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हर्बलिस्ट भी मौजूद है, तो ज़रा वो एक 1-on-1 सेशन हम करा लेंगे, हमें पता चल जाए। लेकिन शाह नज़ीर साहब ने कहा कि भाई बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि डायग्नोज हो सके ये। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं, अक्सर लोगों के दांतों में कैविटी हो जाती है, कहते हैं जी कीड़ा लग गया दांत में। अब वो लौंग के तेल से तो नहीं जाएगा वो, ठीक है ना। उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी कटेली बूटी। एक बूटी आती है कटेली के नाम से, उसे कोयले पे डालें, वो जलेगा। आप उसकी स्मोक लें दांतों पे, ये पानी भर के निकलेंगे ये,
कैविटी? जी जी बिल्कुल, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए। क्या नाम, दोबारा नाम बताइए। कटेली बूटी, कटेली, ये कहाँ से मिलेगी? पंसार के पास मिल जाएगी, 20 रुपए की इतनी मिल जाती है। अच्छा, मतलब सस्ती भी है। बहुत कटेली सस्ती बूटी चीज़ ले है, आ। लेकिन ये अस्थमा का पेशेंट ना करे, बाकी सब कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ अस्थमा। आपने अपने दांतों को स्टीम देनी है? जी, स्टीम देनी खदीजा, है। आप बताएं, ऐसा कुछ है, पॉसिबिलिटी है? ऐसी इन चीज़ों से पॉसिबिलिटीज ये होती है कि जैसे ये कह रहे हैं कि जर्म्स मर जाते हैं उससे, तो बेसिकली बैक्टीरिया डेड हो जाता है। तो आपने बहुत सारी कैविटीज़ आपने देखी होंगी जो बिल्कुल ब्लैक कलर की होती हैं। उसमें क्या होता है कि वो एक्टिव केरीज नहीं है। जो थोड़ी ब्राउनिश और येलोइश सी और थोड़ी सी नरम सी होती हैं वो एक्टिव केरीज होती हैं। एक्टिव केरीज जो होती हैं उसको ऐसी चीज़ों से आप डेड केरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक अगर ब्लैक स्पॉट दांतों के ऊपर होगा, शायद वो कैविटी ना कॉज करे, लेकिन वो एक स्पॉट रह जाता है। अब एस्थेटिकली वो स्पॉट अगर कई लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है कि हमने इसको वाइट करना है क्योंकि दांतों का ओरिजिनल कलर तो वाइट है, तो वो अगर उसको कराना चाहें तो वो तो एक डेंटिस्ट ही कर सकता है। बट यस, देखिए इसके लिए एक चीज़ और भी है कि जिस तरीके से रणधीर अगर साहब, उसको हम बहुत सारे सवालात हैं दांतों को लेकर, लेकिन कॉलर्स के भी सवालात हैं। जी हमारे हाँ। साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन क्या पूछना चाह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मुनव्वर अली बात करो, कराची से बोल। कराची से बात कर रहे हैं मुनव्वर। ठीक है मुनव्वर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछाऊंगा कि तू जो दांत ब्रश करने कितना टाइम करने चाहिए, टूथपेस्ट लगा मतलब ब्रश करो, कौन सा टूथपेस्ट ज्यादा अच्छा है, बेटर है? और ये जैसे कोई अगर पेन वेन हो तो क्या क्या है, क्या गरुलेलस क्या है, ये मालूम करना है। ठीक है जी, बहुत लग जाता है जैसे दांत को खला होता है उनमें, ठीक है बस जी। ये मालूम करना कि किस तरह का घरेलू इलाज हो, टेम्परेरी वक्ती तौर पे, तो किस तरह दर्द का इलाज कर सकते कोई? ठीक है जी मुनव्वर, बहुत बहुत शुक्रिया। टेम्प्रेरी तो देखें इलाज वैसे भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि टेम्प्रेरी कोई भी चीज़ हो, इलाज हो या बाकी चीज़ें हमेशा नुकसान देती हैं। पहले हबलिस से पूछ लेते हैं जी, अगर आपको क्या रूटीन है, वो तो खैर डॉक्टर खतीजा ही बताएंगी, लेकिन अगर दांतों में तकलीफ़ है और दांतों में जो है वो गैप बहुत ज़्यादा है, देखिए उसमें किस उन्होंने कहा है तरीके कि फर्स्ट एड हम किस तरह लें कि हम अपनी तकलीफ को वक्ती तौर पे रिलीफ दें ताकि हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा सकें, वो ये कहना चाह रहे थे। तो जिन लोगों को भी अगर दांत में जिस तरीके से तकलीफ होती है, आमतौर पे हमारे जो डेंटल हैं, दूसरे डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं गर्म पानी में नमक डाल के आप दिन में 5-6 बार कुल्ली करें आप, ठीक है ना। तो हम ये कहते होते हैं कि आप 1 अदद लौंग, 1 अदद दालचीनी और थोड़ा सा टुकड़ा आप लहसुन का 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, ठीक है। फिर इसकी आप कुल्ली करें आप देखें आपके दांत के दर्द में काफ़ी आराम आना शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से जो मैंने अभी अमृत धारा का नुस्खा बताया है, 7 पुदीना, 7 काफूर, 7 अजवाइन, इसको आप कॉटन से लगा के आप दांत पे भी रख सकते हैं, आपके दांत के दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। काफ़ी आराम और आ दूसरी जाएगा। चीज़, दांतों को साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, सब आप कर सकते हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं। और आपने अपने घर पे अपना एक छोटा सा मंजन आप बना लें। आप अनार खाते हैं, अनार के छिलके फेंक देते हैं, वो आप काम में लें, पंसारी के पास सूखे हुए मिल जाते हैं। अनार का छिलका 50 ग्राम ले लें, 50 ग्राम लाहौरी नमक ले लें, 50 ग्राम काली मिर्च ले लें, इसको मिला के पाउडर बना लें, आपका एक अच्छा मंजन तैयार हो जाएगा। आप इससे आप मंजन करें, आप हो सके तो आप थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लें, थोड़ा सा ये मंजन लगा लें और इससे आप ब्रश करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके दांत अच्छे तरीके से साफ़ होंगे। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर खदीजा, अब हमें नुस्खों तक का तो पता चल ही रहा है कि किस किस तरीके से जो है वो दर्द से आराम मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी कि लोग जो है वो वाइटनिंग टीथ की जानिब भी जा रहे हैं, इम्प्लांट की जानिब भी जा रहे हैं। लोग जो हैं वो हम देखते हैं कि चांदी का वर्क उन्होंने चढ़ा लिया, सोने का वर्क उन्होंने चढ़ा लिया दांतों पर, और इस तरह की चीज़ें हैं। कितनी नुकसानदेह हैं ये आपको, जो है अगर आप अपनी एक रूटीन, एक रिजीम आप फॉलो कर रहे हो, तो कितने अरसे बाद आपको जो है वो दोबारा से जो है उसका चेकअप करा लेना चाहिए। ये सारी बातों के सवाल हम लेंगे डॉक्टर खदीजा आपसे, लेकिन अब वही वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, उसके बाद इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात करें हम ओरल हाइजीन के हवाले से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो दिमाग में आते हैं, और मैंने भी कुछ 4-5 इकट्ठे सवालात ब्रेक पर जाने से पहले पूछ लिए हैं खतीजा से। खतीजा से उनका जवाब लेंगे। खतीजा बताइएगा, वाइटनिंग, ब्लीच, इम्प्लांट कितना ज़रूरी है, सही है? हम जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जो है वो ये बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं हमें आजकल, तो कितना सूदमंद है ये? अच्छा, ये सारे डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं और डिफरेंट इनके रीजंस हैं इनको करने के। वाइटनिंग अगर आपको लगे कि आपके दांत विद टाइम येलो हो गए हैं तो उसके लिए होती है।
बट वाइटनिंग के जहाँ सारे एक इफ़ेक्ट्स हैं, अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, वहाँ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहली चीज़ है सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हर बंदे को जो भी वाइटनिंग के पेशेंट्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि बहुत सेंसिटिविटी हमें महसूस हो रही है। दूसरा, वाइटनिंग के बाद आप जैसे एक वाइट शर्ट है उसमें आपके दांत हैं, और जब आप उसको ब्लीच करते हैं तो उसके बाद वो ज़्यादा स्टेन ससेप्टेबल हो जाती है। फिर जिस तरह हम सबको कहते हैं कि जैसे केचप्स नहीं खानी है, सोया सॉस या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक वाइट शर्ट को स्टेन कर सकती है, वो आपके दांत को भी स्टेन कर सकती है, और योर टीथ बिकम मोर ससेप्टेबल टू स्टेन्स। स्पेशली टी कॉफ़ी जो एक नॉर्मल रूटीन में हर बंदा ले रहा होता है उसको अफेक्ट करता है। तो वाइटनिंग ज़रूर कराएं, बट अगर आप आफ्टर केयर के लिए रेडी हैं, क्योंकि उसकी आफ्टर केयर भी बहुत ज़्यादा है। आफ्टर केयर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर क्योंकि सेंसिटिविटी तो शुरू में ख़त्म हो जाएगी 2 वीक्स मैक्सिमम, बट उसके बाद आफ्टर केयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपके दांत उसके बाद ज़्यादा येलो होंगे जो कि पहले इतने नहीं हो रहे थे। अच्छा, अगर आपने जैसे आपने बात की ना कि 2-3 हफ्तों में जो है वो सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है, तो कितने अरसे बाद अगर आपने एक वाइटनिंग ट्रीटमेंट ले लिया है फॉर योर टीथ, तो कितने अरसे बाद जो है वो आप दोबारा आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? आई वुड रिकमेंड के डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन पे। अब बहुत सारे लोग जो हैं, अगर उनका ऐसा प्रोफेशन है कि उनको दांतों की वाइटनिंग की ज़रूरत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पड़ती है, या उनका जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो टीवी मीडिया में काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो वंस अ ईयर करा सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड के डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। अगर आप के आफ्टर केयर उसकी एक अच्छी करें तो फिर कई पेशेंट्स काफ़ी अर्से तक उसको और ये 4 years 3 years तक उनको खदीजा ज़रूरत ये भी नहीं पड़ती बताएगा, है। ये जो हम मैं पहले भी बात करी थी ना कि चांदी का वर्क चढ़ा लिया आपने, चांदी का वर्क, आई थिंक जो आप बात कर रही हैं वो क्राउन की बात कर रही हैं, गोल्ड का क्राउन। अब क्राउन बेसिकली क्या होता है कि एक दांत है जिसकी रूट कनाल हुई है, और रूट कनाल करने के बाद दांत ब्रिटल हो जाता है, जैसे शीशे की तरह हो जाता है बिल्कुल। तो अगर आप उसमें बहुत कोई हैवी चीज़ खाएं, जैसे फॉर एग्जांपल आप नट्स उसके ऊपर चबा रहे हैं, खा रहे हैं, जो कि खाने नहीं चाहिए, जब नट क्रैक हम कर रहे होते हैं कभी कभी मुंह में डाल के वो, या फिर आपने कोई चिकन खा रहे हैं तो आपके मुंह में बोन आ गई है, तो वो बोन की वजह से वो क्रैक हो सकता है दांत बहुत आराम से। तो ऐसे केसेस में हम हमेशा पेशेंट को ये कहते हैं जब आपकी रूट कनाल हुई है तो उसके बाद क्राउन करना ज़रूरी है। अब ये प्रेफरेंस पेशेंट की होती है कि हमें गोल्ड का क्राउन चाहिए, हाँ, या मतलब हमें आपके सिल्वर पास क्राउन अगर ज़्यादा चाहिए। पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते लेकिन हैं। शाहनज़ीर आजकल- साहब, लास्ट के 30 सेकंड्स हैं, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि अगर बैड ब्रीथ का मसला है, आप क्या कहते हैं कि कौन सा ऐसा नुस्खा है जिससे जो है ये बैड स्मेल जा सकती है? देखिए, इसमें 3 रीज़न्स होती हैं। दांत भी इसमें ख़राब होते हैं, आंखें भी कमज़ोर होती हैं। अगर आपको साइनसाइटिस एलर्जी रहती है, गले में रेशा गिरता है, इसकी वजह से दांत भी ख़राब होते हैं, आंखें भी कमज़ोर होती हैं, सर दर्द भी रहता है। दूसरी चीज़, अगर आपको मैदे में तेज़ाबियत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसकी वजह से भी दांतों पे भी इसका असर आता है और हाथ पाँव पे भी आता है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है मगज़, धनिया, सौंफ और मिश्री, 3 चीज़ें मिला के पाउडर बनाएं, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी से। तो आपका जो है वो तमाम तर मसाइल का जो है वो हल हो सकता है। डॉक्टर खतीजा हमारे साथ मौजूद थी, साथ ही साथ हकीम अच्छा, शाह एक नज़ीर चीज़ साहब लास्ट हमारे साथ बताना मौजूद थे। चाहूँगा। क्लोजिंग टाइम है, एक लास्ट टाइम हो गया बताना है चाहूँगा, लास्ट बताना चाहूँगा। जल्दी से क्विकली मैं कीजिएगा। पेशावर आ रहा हूँ मैं ये 9 तारीख से, और 12 तारीख तक मैं पेशावर में होऊंगा, तो हाँ, उस पे बस आप ठीक 9 से 12 मेरी हकीम Facebook शाह पे हकीम नज़ीर, शाह नज़ीर के नाम से हकीम आप शाह लोकेशन नज़ीर ले साहब को आप सकते हैं। फॉलो कर लीजिए। तमाम तर मसाइल के लिए पेशावर भी आ रहे हैं वो, तो तैयार हो जाइए। बस लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि जितना भी हो सके अपना ख्याल रखें, अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव रहें, ताकि जो है वो ज़िंदगी सबके लिए जो है वो आसान हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।